क्लास 11 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई नो योर एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, इसी वजह से मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ ये स्पेशल वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपका हिस्ट्री का पूरा सिलेबस हाफ ईयरली का वन शॉट में कंप्लीट करवा दूँगी। तो आपके ये चैप्टर्स आ रहे होंगे आपके हाफ ईयरली में, चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6 और 7। किसी के कम भी हो सकते हैं, तो वो वहीं तक देखना है इस वीडियो को, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर्स मैं वन शॉट में कवर करवा दूँगी। तो वन शॉट जो ये लेक्चर है ना, ये भी 2 पार्ट्स में आएगा, क्योंकि भाई बहुत सारे चैप्टर्स हैं। 2, 3, 5 ये सारे चैप्टर्स इस वीडियो में होंगे और जो 6, 7 चैप्टर है वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद योर चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इस चैप्टर में हम मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। मेसोपोटामिया एक पुरानी सिविलाइजेशन थी, ठीक है। तो उसकी अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे, कैसे सिटीज़ जो थी वो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुई, कैसे सिटीज़ जो हैं वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के रूप में डेवलप हुई, कैसे बहुत सारा ह्यूज रिटन मटेरियल हमें मिला है जिससे हम उन लोगों के बारे में जान पाए हैं। पेस्टोरल पीपल का क्या रोल था, सेटल्ड एग्रीकल्चर का क्या रोल था, कैसे राइटिंग डेवलप हुई, कैसे सिटीज़ डेवलप हुई। तो ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो मेसोपोटामिया ये जो टर्म है ये 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, मेसोस एंड पोटामोस। मेसोस का मतलब होता है मिडिल और पोटामोस का मतलब होता है रिवर। यानी कि मेसोपोटामिया एक ऐसी सिविलाइजेशन थी जो कि 2 रिवर के बीच में प्रेजेंट थी। 2 रिवर कौन कौन सी? यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। और आज ये रिपब्लिक ऑफ इराक में सिचुएटेड है, ठीक है। अब हम मेसोपोटामिया कर रहे हैं, कोई तो वजह होगी जिसके कारण हम मेसोपोटामिया को पढ़ रहे हैं। तो जो ये मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी ये बहुत फेमस सिविलाइजेशन थी। ये सिविलाइजेशन इसकी प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, वास्ट एंड रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, इन चीज़ों की वजह से जानी जाती है, ठीक है। अब मेसोपोटामिया की जियोग्राफी को हम समझते हैं। हमें पता है इराक बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट्स वाला लैंड है, यानी कि वहाँ पर माउंटेन्स भी है, प्लेन्स भी है, स्टेपीज़ भी हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स इन्वायरमेंट वाला लैंड है इराक। तो मेसोपोटामिया भी वहीं पड़ता था, तो ऑब्वियस सी बात है मेसोपोटामिया भी बहुत डाइवर्स रीजन था। तो एक बार हम इसकी ज्योग्राफी जान लेते हैं। तो देख लो, ये है नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, दिस इज़ वेस्ट एंड दिस इज़ ईस्ट। तो इनके मदद से समझेंगे, ठीक है। जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन था, यहाँ पर थे प्लेन्स और थोड़े थोड़े माउंटेन्स भी थे जो ट्री कवर्ड थे। साथ ही साथ उन माउंटेन्स पे से क्लीन स्ट्रीम्स बहा करती थी, मतलब साफ़ पानी की धाराएं, और बहुत सारे वाइल्ड फ्लावर्स वहाँ पर उगे होते थे। ये तो सिनारियो था उस जगह का, ठीक है। और वहाँ पर काफ़ी रेनफॉल होती थी, जिससे मतलब एग्रीकल्चर पॉसिबल था इस पर्टिकुलर रीजन में। और ऐसा माना जाता है वहाँ पर एग्रीकल्चर मेसोपोटामिया में 7000 से 6000 BC के बीच में शुरू हो गया था। अब हम नॉर्थ की बात करेंगे, यानी कि इस रीजन की। यहाँ पर स्टेपीज़ थे, स्टेपीज़ यानी कि दूर दूर तक फैले हुए घास के मैदान। और यहाँ पर भाई घास के मैदान में एनिमल्स को ग्रेज करवाया जाता था, तो यहाँ पर एनिमल हर्डिंग प्रेफर की जाती थी एग्रीकल्चर के बजाय। तो यहाँ पर एनिमल हर्डिंग होती थी, तो इसी कारण मीट, मिल्क, वूल, ये सारी चीज़ें एबेंडेंस में होती थी। अब हम ईस्ट की बात करेंगे, यानी कि इस रीजन के अंदर। ईस्ट के अंदर ट्रिब्यूटरीज थी टिग्रिस रिवर की, ठीक है। तो इससे ईरान के माउंटेन्स में जाया जा सकता था, यानी कि वो एक कम्युनिकेशन का रूट प्रोवाइड करती थी वो टिग्रिस की ट्रिब्यूटरीज। साउथ के अंदर क्या था? साउथ के अंदर था डेजर्ट। और ऐसा माना जाता है सबसे पहले सिटीज़ और राइटिंग वो वहीं पर डेवलप हुई थी, सदर्न एरिया ऑफ मेसोपोटामिया में। अब देखो, यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदी है अपने साथ बहुत सारा सिल्ट बहाकर इस डेजर्ट में इकट्ठा कर देती थी। इस वजह से ये डेजर्ट एरिया भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो गया था। और साथ ही साथ यूफ्रेट्स नदी बहुत सारे चैनल्स में बट जाती थी, जिसके कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर होता था उस फर्टाइल रीजन में, और पानी भी मिल जाता था यूफ्रेट्स के चैनल्स के थ्रू। समझ में आया? तो मतलब जो यूफ्रेट्स के चैनल्स थे वो इरीगेशन में काम आते थे। जो सदर्न मेसोपोटामिया का रीजन था वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव था उस टाइम की किसी भी सिविलाइजेशन के मुकाबले। अब इस रीजन में एग्रीकल्चर भी बढ़िया होता था, एनिमल हर्डिंग भी होती थी, और रिवर्स में फ़िश भी अवेलेबल थी, और समर्स में डेट पाम एक बहुत अच्छा वहाँ का फ्रूट भी माना जाता था। अब यहाँ पर गांव वाले इलाकों में मेसोपोटामिया में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था लैंड और पानी को लेके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का क्या मतलब होता है? शहरीकरण। जब शहर डेवलप होते हैं तो उस प्रोसेस को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो क्या होता है, शहर कब डेवलप होते हैं? जब बहुत सारी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो शहर बन जाता है, ठीक है। फूड प्रोडक्शन के अलावा ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज स्टार्ट हो जाती हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह को हम एक अर्बन सेंटर मान लेते हैं। और वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, इसलिए लोग वहाँ पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है।
जो सिटी के लोग हैं ना वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि सिटी के अंदर फूड प्रोडक्शन तो होती नहीं है, तो सिटी के अंदर सामान आए इसलिए वो गाँव के ऊपर डिपेंडेंट होता है। भाई गाँव से तो सामान आएगा ना सिटीज़ में, तो वो लोग डिपेंडेंट होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते। तो जो लोग सिटी में रहते हैं वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। डिवीज़न ऑफ लेबर का क्या मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन सारे काम नहीं करता। मान लो एक कार्वर है जिससे मतलब कार्विंग करनी है स्टोन के ऊपर, तो क्या वो खुद ही मेटल टूल्स लेके आएगा उसके ऊपर कार्विंग करने के लिए? क्या वो खुद ही स्टोन लेके आएगा? ऐसा नहीं होता, उसका काम सिर्फ कार्विंग है। तो इसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, कि वो पर्सन अपना ही काम करेगा, उसके लिए मटेरियल अवेलेबल करवाना ये किसी और का काम है, तो इसको हम बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। और ये सिटीज़ के अंदर देखने को मिलता है। सिटीज़ के अंदर एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, सब पर्सन अपना अलग अलग काम करते हैं। अब इतना सारा ट्रांजैक्शंस होगा, मतलब कुछ सामान आ रहा है, कुछ बन रहा है, तो उनके लिए ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड भी रखने की इंपॉर्टेंस होगी। मतलब ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स तो रखने पड़ेंगे, तो रिटर्न रिकॉर्ड्स रखने की जब नीड पड़ी, जब ही ये डेवलप हुआ। क्या डेवलप हुआ? राइटिंग सिस्टम। सो मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज़। अब हमें पता है मेसोपोटामिया में फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा एबेंडेंस में थे, बट मिनरल रिसोर्सेज नहीं थे। लकड़ी हो गई, स्टोन्स हो गए, मेटल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें मेसोपोटामिया में नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल, स्टोन्स, ये सारी चीज़ें दूसरे इलाकों से इम्पोर्ट करवानी पड़ती थी, और बदले में वो अपने टेक्सटाइल्स, अपने फूड रिसोर्सेज बाहर एक्सपोर्ट किया करते थे। अब भाई ये ट्रेड होगा, ट्रेड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट कौन सा बढ़िया रहेगा? चीपेस्ट मोड। तो भाई चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मेसोपोटामिया में क्या था? पानी। पानी के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत जल्दी हो जाता है और इतनी ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती। भाई एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन में, और दूसरी चीज़ उन्हें खाना भी खिलाना पड़ता है, तो वो कॉस्टली साबित होता है। तो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पानी होता था मेसोपोटामिया में। देखो रिवर्स के थ्रू एक तो वो ट्रांसपोर्ट करते थे दूर दूर वाले किंगडम्स के अंदर, और दूसरा उनके जो कैनल्स थे और जो नेचुरल चैनल्स थे उनसे छोटी छोटी सेटलमेंट्स के बीच में भी हो जाता था ट्रेड। और यूफ्रेट्स बहुत बड़ा वर्ल्ड रूट बन चुकी थी उस टाइम पे, यानी कि बहुत सारे किंगडम्स उसी जगह से करते थे ट्रेड, उसी पानी के सोर्स के थ्रू, मतलब यूफ्रेट्स के थ्रू। अब हम देखेंगे द सिस्टम ऑफ राइटिंग, यानी कि मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम कैसा था। तो जो मेसोपोटामिया का राइटिंग सिस्टम था उसमें क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का यूज़ किया जाता था। मतलब उनके जो अक्षर होते थे ना वो ऐसे नुकीले नुकीले, मतलब कुछ ऐसे होते थे। मतलब आपकी बुक में इमेज भी गिवन है, तो उसे हम क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट कहते हैं। तो उसमें वो सिलेबल्स को रिप्रेजेंट करते थे, पूरे सिलेबल्स को, ना सिर्फ एक कॉन्सोनेंट को, एक वोवल को, बल्कि पूरे सिलेबल्स को। यानी कि मेसोपोटामिया में एक स्क्राइब होता था ना, उसे हंड्रेड्स ऑफ साइंस याद करने पड़ते थे, हंड्रेड्स ऑफ साइन, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिलेबल का एक साइन होता था, तो उसे बहुत सारे साइंस याद करने पड़ते थे, और एक गीले टैबलेट के ऊपर वो लिखा करते थे, फिर उसे सूरज के नीचे सुखा लिया करते थे या फिर बेक कर लिया करते थे। तो इसी वजह से राइटिंग बहुत स्किल्ड क्राफ्ट माना जाता है मेसोपोटामिया का। अब हम देखेंगे अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स। तो ऐसा माना जाता है सबसे पहले सिटीज़ कहाँ पर इमर्ज हुई थी? सदर्न मेसोपोटामिया में। लगभग 5000 BC के दौरान अलग अलग तरीके की सिटीज़ होती थी। कुछ सिटीज़ जो कि टेम्पल्स के अराउंड डेवलप होती थी, कुछ सिटीज़ जो एज द सेंटर ऑफ ट्रेड डेवलप होती थी, और कुछ ऐसी सिटीज़ थी जो कि इंपीरियल सिटीज़ की तरह डेवलप होती थी, यानी कि जहाँ किंग्स और क्वींस रहा करते थे। अब हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स इन मेसोपोटामिया। तो सबसे पहला टेम्पल मिला है मेसोपोटामिया में, वो कैसा था? एक छोटी सी श्राइन होती थी जो कि अनबेक्ड ब्रिक्स की बनती थी। तो सबसे पहला टेम्पल वैसा कुछ दिखता था, ठीक है। और टेम्पल्स क्या होते हैं? भगवान के घर। तो वो भी टेम्पल को रेजिडेंस मानते थे गॉड्स की, और बहुत सारे गॉड्स होते थे, जैसे कि मून गॉड ऑफ और एक सिटी थी वहाँ के मून गॉड होते थे, इनाना गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। तो मतलब इतने सारे भगवान होते थे उनके, बहुत सारे, तो सिर्फ 2 ही नाम लिखे हुए हैं। तो उनके अलग अलग टेम्पल्स बनाए जाते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ टेम्पल्स बहुत बड़े होते गए, बहुत सारे रूम्स आ गए अब टेम्पल्स के अंदर, इवन ओपन कोर्ट यार्ड्स भी होते थे। अब टेम्पल का एक अलग सा फीचर था कि जो टेम्पल्स की वॉल थी ना वो अपने रेगुलर इंटरवल्स पे बाहर और अंदर जाती थी, यानी कि मतलब वॉल्स ऐसी नहीं थी उनकी, कुछ ऐसी वॉल्स थी, ठीक है। टेम्पल की, सिर्फ टेम्पल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और वहाँ पर लोग आते थे भगवान की वर्शिप करने, और क्या क्या लेके आते थे अपने साथ? ग्रेन, कर्ड, फिश लेके आते थे भगवान को चढ़ाने के लिए, ठीक है। अब धीरे धीरे बहुत सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस स्टार्ट हो गए थे, जैसे कि ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग, वीविंग, ये सारी चीज़ें टेम्पल के अंदर अब स्टार्ट हो गई थी। और धीरे धीरे टेम्पल एक अर्बन इंस्टीट्यूशन बन गया था, जहाँ पर प्रोडक्शन, मर्चेंट्स एम्प्लॉय होते थे, रिकॉर्ड्स भी रखे जाते थे, ठीक है। अब
किंग का क्या रोल था टेम्पल्स को बनवाने में और मेंटेन करवाने में मेसोपोटामिया में, तो एक बार वो हम देख लेते हैं। तो देखो, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी उस टाइम पे, पानी को लेके, लैंड को लेके। जो जीत जाता था ना, वो क्या करता था, जो उसके पास सामान है, जो उसने लूटा है, वो अपने फॉलोअर्स के बीच में बांट देता था, और जो कैदी हैं उन्हें अपने साथ ले आता था। मतलब जो हार गए हैं उनसे उन्हें कैदी बना के अपने साथ ले आता था और उन्हें सर्वेंट्स बना लेता था अपना। जो चीफ्स थे ना, वो अपना बहुत सारा कंट्रीब्यूशन देते थे टेम्पल्स बनवाने में, ब्यूटीफाई करवाने में। वो बहुत सारे टेम्पल्स बनवाते थे, और जो वो टेम्पल्स बनवाते थे ना, उन्हें वो रिकॉर्ड्स में लिखवाते थे। इससे क्या होता था, किंग को एक हाई स्टेटस मिलता था और उसको अथॉरिटी मिल जाती थी लोगों को कमांड करने की। तो ऐसा एस्टिमेशन लगाया गया है कि अगर एक टेम्पल बनवाना है तो उसे 5 साल लगते थे बनने में। अगर रोज़ 10 घंटे 1500 मैन काम कर रहे हैं लगातार 10 घंटे हर रोज़, तो 5 साल लगते थे उस एक टेम्पल को बनाने में। तो ये एक एस्टिमेशन लगाया गया है। अब डेवलपमेंट इन अर्बन इकोनॉमी, तो हमें एक आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला है उरूक में। उरूक एक बहुत पुराना टेम्पल टाउन था जो कि 3000 BC के अराउंड डेवलप हुआ था। ये बहुत बड़ा हो गया था, लगभग 250 हेक्टेयर्स का हो गया था। मोहनजोदारो एक दूसरी सिविलाइजेशन है, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहाँ की साइट है, उससे लगभग 2 गुना। और बाद में तो ये और भी बड़ा हो गया था, 400 हेक्टेयर्स तक ये फैल गया था। ये साइट ऑक्यूपाइड थी 4200 BC से लेके 400 CE तक। मतलब इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर लोग रहा करते थे, और ये लगभग 2800 BC में 400 हेक्टेयर्स तक फैल गई थी। ठीक है, और इसके अराउंड एक डिफेंसिव वॉल थी। इस सिटी के अराउंड एक डिफेंसिव वॉल थी। डिफेंसिव वॉल मतलब बाहर से जो एनिमीज आते हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए एक वॉल बनाई गई थी सिटी के। और ठीक है, और ऐसा माना जाता है यहाँ पर टेक्निकल एडवांसेस भी हो गए थे लगभग 3000 BC के अराउंड। टेक्निकल एडवांसेस यानी कि लोगों ने ब्रिक कॉलम्स बनाना सीख लिया था। ठीक है, और लोग जो थे ना, वो क्ले कॉन्स बनाते थे, क्ले के कॉन्स बनाते थे, मतलब उससे टेम्पल्स को सजाया जाता था। और साथ ही साथ बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल मोसैक्स भी बनाया करते थे। ठीक है, तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ये क्या है, बहुत सुंदर, मतलब वो आकृति सी बना देते थे दीवार के ऊपर, उसे हम कलरफुल मोसैक बोलते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क क्या था, पोर्टर व्हील का डेवलपमेंट। इन्होंने पोर्टर्स व्हील डेवलप कर लिया था, जिससे बहुत सारे पोर्ट्स एक ही टाइम पे ये बना सकते थे। अब हम देखेंगे सिटी की लाइफ कैसी होती थी। अ रूलिंग एलाइट इन द मेसोपोटामिया विच हैड अ मेजर शेयर ऑफ वेल्थ। अब जो रिच लोग थे, यानी कि जो रूल करते थे, क्वींस, किंग, उनके पास ज़्यादातर प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ये हमें कैसे पता चला, हमें कुछ ग्रेव्स मिली हैं किंग्स और क्वींस की, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के साथ उन्हें दफनाया गया है। ठीक है, उर एंड मारी वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपीरियल सिटीज़ ऑफ मेसोपोटामिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपीरियल सिटीज़ हैं। इंपीरियल सिटीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पर किंग्स और क्वीन रहा करते थे। उर वॉज अ टाउन एंड वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज़ एक्सकवेटेड इन 1930। उर एक ऐसा टाउन था और एक ऐसी सिटी थी जो 1930s के दौरान एक्सकवेट की गई थी। ठीक है, इसका सिस्टमैटिकली एक्सकवेशन हुआ था। अब इसकी हम जियोग्राफी देख लेते हैं, मतलब कैसा स्ट्रक्चर था, कैसी टाउन प्लानिंग थी। बहुत पतली पतली ट्विस्टेड गलियाँ थी, यानी कि अंदर सामान आराम से किसी कार्ट के ऊपर नहीं लेके जाया जा सकता था, सिर्फ डंक की बैक के ऊपर ही कैरी किया जा सकता था। इतनी पतली और ट्विस्टेड गलियाँ थी। क्योंकि साथ ही साथ जो घर थे, जो प्लॉट्स थे, उनकी शेप भी इरेगुलर होती थी। मतलब ऐसा नहीं था सबकी रेक्टेंगुलर हो, स्क्वायर हो, ऐसा नहीं था। कोई गोल है, कोई कैसा, मतलब अलग अलग सी शेप में घर थे। ठीक है, मतलब प्लॉट्स जो थे वो ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा, मतलब कोई पर्टिकुलर टाउन प्लानिंग देखने को यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ पे ड्रेन क्ले पाइप्स भी नहीं मिले, सॉरी, ड्रेन क्ले पाइप्स वर फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड्स ऑफ हाउसेस। अब इंस्टेड ऑफ ड्रेन्स के बजाय यहाँ पर क्ले पाइप्स देखने को मिले थे। ड्रेन्स नहीं मिले, यहाँ पर क्ले पाइप्स देखने को मिले, और वो भी घरों के कोर्टयार्ड के अंदर। ठीक है, जो घरों की जो रूफ्स थी ना, वो अंदर की तरफ स्लोप थी, जिससे पानी जो है वो अंदर गिरता था और वो ड्रेन पाइप्स के थ्रू सम्स में जाता था। सम्स एक तरीके का वीकेंड से गड्ढा सा बना रखा था वहाँ पर। ठीक है, अब क्या हुआ, लोग अपने घर का कचरा गली में फेंक देते थे, और धीरे धीरे स्ट्रीट्स बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई। मलबा कोई फेंकेगा तो कितनी ऊंची हो जाएगी, तो इसीलिए उन्हें टाइम टू टाइम अपने अंदर का घर, मतलब जो अपने घर की चौखट है, वो भी ऊपर उठानी पड़ती थी। नहीं तो गली में जो भी पानी आएगा बारिश के दौरान, मड आएगा, वो सारा उनके घर में बहकर आ जाता है। और जो घरों में लाइट थी वो डोरवेज के थ्रू आती थी, विंडोज़ के थ्रू नहीं आती थी, यानी कि विंडोज़ होती ही नहीं होंगी। ठीक है, अब कुछ सुपरस्टिशंस थी घरों को लेके। पहली सुपरस्टिशन क्या थी कि भाई अगर घर का थ्रेशोल्ड रेज्ड है तो सारी वेल्थ अंदर आएगी, यानी कि वेल्थ आएगी घर के अंदर। दूसरी सुपरस्टिशन क्या थी, अगर हमारे घर का फ्रंट डोर
किसी और के घर के सामने नहीं खुलता है तो वो लकी है। और तीसरी सुपरस्टिशन थी कि अगर जो मेन डोर है घर का वो बाहर की तरफ खुलेगा तो वुमेन बहुत टॉर्चरर होगी उसके हस्बैंड के ऊपर। तो ये 3 सुपरस्टिशंस थी। अब टाउन सेमेंट्री की हम बात करेंगे तो देखो बहुत सारी ग्रेव्स मिली है, रॉयल लोगों की, कॉमन लोगों की भी, लेकिन कुछ लोगों को दफनाया गया था उनके खुद के घरों की फ्लोर्स के नीचे, ठीक है। तो ये कुछ अलग सी चीज़ देखने को मिली थी। अब हम पढ़ेंगे एक ट्रेडिंग टाउन के बारे में, मारी के बारे में, ठीक है। तो ये 2000 BC के बाद फ्लोरिश होनी शुरू हो गई थी और ये यूफ्रेट्स नदी के ऊपर वाले इलाके में लोकेटेड थी। यहाँ पर फार्मर्स भी रहते थे, साथ ही साथ पेस्टोरलिस्ट भी रहा करते थे। भाई फार्मर्स रहते तो एग्रीकल्चर होता था, पेस्टोरलिस्ट होते थे तो एनिमल रियरिंग भी यहाँ पर होती थी, ठीक है। अब फार्मर्स और हर्बर्स के बीच में कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप था, यानी कि वो एक दूसरे के साथ अपना सामान भी ट्रेड करते थे और साथ ही साथ उनके साथ झगड़ा भी होता था, ठीक है। मतलब एक तरफ तो वो अपनी चीज़ें ट्रेड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ और दूसरी चीज़ वो लड़ भी रही हैं, ठीक है। और जो मारी के किंग्स थे उन्हें एमोराइट्स बोला जाता था और उन्होंने मारी के भगवान थे दगन, यानी कि जो गॉड ऑफ स्टेपी, उनका मंदिर भी बनवाया था। एमोराइट्स ये याद रखना, यहाँ पे 1 मार्क कर बन सकता है। अब मारी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था, ठीक है। मारी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एक अर्बन ट्रेड सेंटर का जो कि ट्रेड से प्रॉस्पर हुआ। भैया ट्रेड से कैसे प्रॉस्पर हुआ, यहाँ पर क्या होता था, बहुत सारे यूफ्रेट्स नदी थी, यूफ्रेट्स नदी के थ्रू बहुत सारे बोट्स और कार्गोज आते थे, दूसरे किंगडम्स में अपना सामान लेके जाते थे, ठीक है। तो यहाँ मारी जो है उसके शोर पे लोकेटेड था यूफ्रेट्स के। तो यहाँ पे ऑफिसर्स जो है वहाँ पर जाते थे नदी के पास और वहाँ पर उन बोट्स को, कार्गोज को रोक लेते थे, उनकी चेकिंग करते थे, इंस्पेक्शन करते थे और लगभग 1/10 मतलब वो कितने गुड लेके जा रहे हैं उसके 1/10 हिस्सा एज अ वी कैन से टैक्स वो चार्ज करते थे उन लोगों से। और इस टैक्स के वजह से ही, इस टैक्सेशन के सिस्टम की वजह से मारी इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो गया था। मारी कोई मिलिट्रीली स्ट्रॉन्ग नहीं था बट ये प्रॉस्पेरस ज़रूर था इसके ट्रेड के वजह से, इसके टैक्स की वजह से हम कह सकते हैं। अब देखो बहुत सारी वॉरफेयर्स होती रहती थी मेसोपोटामिया में, तो सिटीज़ डिस्ट्रॉय भी हो जाती थी, बट ये जो सिटीज़ थी इनकी कहानियाँ पोइट्री के थ्रू प्रिजर्व की जाती थी। तो एक एपिक है गिलगामेश की, आपके बुक में भी गिवन होगी। तो ये 12 टैबलेट्स पे लिखी गई थी। टैबलेट्स क्या होते हैं, आज के हम एप्पल टैबलेट्स की, एंड्रॉयड टैबलेट्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं, मड के टैबलेट्स होते थे, ठीक है, उनके ऊपर वो लिखा करते थे, ठीक है। तो उसके ऊपर गिलगामेश की एक एपिक लिखी गई थी, तो 12 टैबलेट्स के ऊपर लिखी गई थी ये एपिक। गिलगामेश कौन थे, ये उरूक जो सिटी थी उसके राजा थे। तो इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को अपने कंट्रोल में लेके आया था, यानी कि बहुत सारे एरियाज़ को इन्होंने कैप्चर करा था, उनके ऊपर ये कंट्रोल कर रहे थे। अब एकदम से इन्हें शौक लगता है, इनके जो फ्रेंड थे उनकी डेथ हो जाती है। तो अब ये निकल पड़ते हैं इमॉर्टैलिटी का सीक्रेट ढूंढने के लिए। इमॉर्टैलिटी का क्या मतलब होता है, अमर, कि भाई हम कैसे कभी ना मरे, तो इस चीज़ के सीक्रेट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बट क्या ये चीज़ कभी किसी को पता लगी है आज तक, तो वैसा ही उनके साथ हुआ, वो फेल हो गए, ठीक है। तो उन्होंने अब क्या करा, वापस आके वो अपनी सिटी को देखने लगे कि भाई कैसी सिटीज़ बना रखी है इन लोगों ने, मेरी इस राज्य के लोगों ने कैसी सिटी बना रखी है, और उन्होंने आराम से कंफर्ट लिया अपनी सिटी का और कुछ नहीं करा। ट्रेडिशन इन मेसोपोटामिया, ठीक है। अब मेसोपोटामिया में कैसी सोसाइटीज़ होती थी, कैसी फैमिलीज़ होती थी, वो हम देख लेते हैं। तो ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली का सिस्टम चलता था मेसोपोटामिया में और फादर को एज अ हेड ऑफ फैमिली माना जाता था। हमें मैरिज के प्रोसीजर्स के बारे में कुछ इतना पता नहीं चला है, बस ये पता है कि ब्राइड के पेरेंट्स की मर्ज़ी से शादी होती थी और शादी के दौरान गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते थे दोनों पार्टीज़ के द्वारा और टेम्पल में बहुत सारी ऑफरिंग्स की जाती थी। और ऐसा माना जाता था कि ब्राइड को भी इनहेरिटेंस दी जाती थी उसके फादर की प्रॉपर्टी में, यानी कि उसकी फादर की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा ब्राइड को, लड़की को भी दिया जाता था, ठीक है। और जो फादर के हाउसेज हैं, हर्ट्स हैं, फील्ड्स हैं, इन सब के मालिक कौन होते थे, उनके सन्स, ठीक है। सन्स इनहेरिट करते थे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, बट कुछ और जो चीज़ें थी वो ब्राइड को भी दी जाती थी, बेटी को भी दी जाती थी। द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, उसकी शादी के दौरान दे दी जाती थी उसकी प्रॉपर्टी उसको। अब डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग, जो सबसे पहले मेसोपोटामियन टैबलेट मिले हैं वो लगभग 3200 BC के दौरान लिखे गए थे और उनके अंदर कुछ पिक्चर लाइक साइंस और नंबर्स थे। अब ये टैबलेट्स क्यों लिखे गए, राइटिंग क्यों शुरू हुई, क्योंकि जब रिकॉर्ड्स रखने की ज़रूरत पड़ी, भाई बहुत सारी ट्रांजैक्शन हो रही है तो उनका रिकॉर्ड तो रखना पड़ेगा, तो जब राइटिंग एमर्ज हुई थी और वो
क्यूनिफॉर्म साइंस का इस्तेमाल करते थे। क्यूनिफॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वेड शेप यानी कि नुकीले नुकीले अक्षर होते थे उनके, तो वो उनकी स्क्रिप्ट होती थी। तो ये पर्टिकुलर चीज़ मैं आपको पहले ही ऊपर ही पढ़ा चुकी हूँ। लिटरेसी, अब देखो इतने सारे साइंस होते थे मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट में और उन्हें याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो कुछ ही मेसोपोटामियंस पढ़ना और लिखना जानते थे। अगर किंग पढ़ पाता था, उसे आता था पढ़ना, तो वो उसके इंस्क्रिप्शंस में लिखवाया जाता था कि भाई ये किंग थे, बहुत महान थे, इन्हें लिखना पढ़ना भी आता था। ठीक है, बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे लिखना पढ़ना आना। द यूजेस ऑफ राइटिंग, अब भाई जो सबसे पहले लैंग्वेज थी जिसकी स्क्रिप्ट बनाई गई थी वो थी सुमेरियन लैंग्वेज। ठीक है, तो एक बहुत बड़ी सुमेरियन एपिक भी देखने को मिली है, या फिर एक एपिक पोम हम कह सकते हैं। एक पोम थी एनमार्कर नाम के राजा के बारे में, और ये उरूख के राजा थे। और उरूख जो सिटी थी उसे एक्सीलेंस वाली सिटी माना जाता था और इसे कई बार द सिटी का दर्जा भी दिया जाता था। अब क्या क्या इस्तेमाल होता था राइटिंग का, मतलब क्यों लिखा जाता था? एक तो रिकॉर्ड्स रखने के लिए लिखा जाता था, दूसरा डिक्शनरीज बनाने के लिए, लैंड का कोई भी ट्रांसफ़र होता था ना उसको लीगल वैलिडिटी देने के लिए कि भाई ये लैंड इसने ख़रीदा है, तो इसको लीगल वैलिडिटी देने के लिए लिखा जाता था टैबलेट्स के ऊपर। किंग की डीड्स, किंग ने क्या क्या अच्छे काम करे हैं, इन सभी को नरेट करने के लिए, दिखाने के लिए टैबलेट्स के ऊपर इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा जाता था। ठीक है, किंग ने क्या क्या चेंजेस करे हैं लॉज के अंदर, लैंड के लॉज हैं, इन चीज़ों के अंदर क्या क्या चेंजेस करे हैं, तो वो लिखने के लिए भी लिखा जाता था। मतलब वो उन चीज़ों के भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी, कुछ इन्फॉर्मेशन कहीं पहुंचानी होती थी, मैसेज पहुंचाने होते थे, तो वो भी लिख के पहुंचाए जाते थे। और राइटिंग एक बहुत बड़ा सुपीरियरिटी का साइन था मेसोपोटामिया में। अब हम देखेंगे लीगेसी ऑफ राइटिंग या द लीगेसी ऑफ मेसोपोटामियंस। अब जो सबसे बड़ी लीगेसी मानी जाती है मेसोपोटामिया की, वो क्या है? टाइम और मैथमेटिक्स। उन्होंने जो टाइम इन्वेंट करा था, टाइम का जो सिस्टम था, प्रॉपर डिवीज़न कर रखी थी, मैथमेटिक्स था, वो इनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है। ठीक है, जो 1800 BC के जो टैबलेट्स मिले हैं उनमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर रूट टेबल्स, ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। इवन कंपाउंड इंटरेस्ट भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। अब जो उन्होंने कैलेंडर बना रखा था, यानी कि मंथ्स को डिवाइड कर रखा था, यानी कि एक साल में 12 महीने होंगे, एक महीने में 4 हफ्ते होंगे, एक दिन में 24 घंटे होंगे, एक घंटे में 60 मिनट्स होंगी, तो ये सारा डिवीज़न मेसोपोटामियंस ने ही करा था और ये चीज़ें हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स को एरिया और वॉल्यूम निकालना पड़ता है ना, तो उस टाइम पे भी वो स्टूडेंट्स भी ये काम किया करते थे। जो टाइम डिवीज़न है जो आज हम फॉलो करते हैं वो मेसोपोटामियन से ही आया है। सबसे पहले ये जो टाइम डिवीज़न थे ये अलेक्जेंडर के सक्सेसर्स ने अडॉप्ट करे, उसके बाद ये रोमन वर्ल्ड में पहुंच गए, अब इस्लामिक वर्ल्ड ने भी इन्हें अडॉप्ट कर लिया, फिर ये मिडीवल यूरोप में फैले और ऐसे ऐसे ही सब कहीं पर पूरी वर्ल्ड में फैल गए। अब उस टाइम पे ये सोलर और लूनर एक्लिप्सिस को भी ऑब्जर्व किया करते थे और रिकॉर्ड किया करते थे। ठीक है, और उस टाइम के स्कूल्स में स्टूडेंट्स जो ये पुराने टैबलेट्स होते थे ना उन्हें पढ़ा करते थे, उन्हें कॉपी भी किया करते थे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 3, एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। अभी ब्रेक नहीं लेना है, बहुत कम ही टाइम हुआ है, हमने अभी सिर्फ एक चैप्टर कंप्लीट करा है। तो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। जल्दी से इसे भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दो बहुत पावरफुल एम्पायर्स के बारे में, जो कि था ईरानियन एम्पायर और रोमन एम्पायर। बट हमारा मेन फोकस इस चैप्टर के अंदर रहेगा रोमन एम्पायर के ऊपर। ठीक है, अब ये दोनों जो एम्पायर थे वो ज़्यादातर यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका और मिडल ईस्ट एशिया इन कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए थे। जो रोमन और ईरानियन एम्पायर्स थे ये दोनों नेबर्स थे, बट ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से सेपरेटेड थे, यानी कि यूफ्रेट्स नदी के आसपास थोड़ा सा नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड था, उससे ये दोनों एम्पायर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएटेड थे, अलग थे, सेपरेटेड थे। ठीक है, ये दोनों राइवल्स थे और ज़्यादातर अपने टाइम पीरियड में इन्होंने एक दूसरे के साथ लड़ाई ही की है। सो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था कि भाई जो रोमन एम्पायर था ना वो ज़्यादा डाइवर्स था इन कंपैरिजन टू ईरानियन एम्पायर। अब पार्थियंस और ससानियंस इन दो डायनेस्टीज़ ने ईरान में रूल करा था और ईरानियन जो पॉपुलेशन थी ना ज़्यादातर वो ईरानियन थी। मतलब ईरानियन एम्पायर में पॉपुलेशन में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को नहीं मिली, ईरानियन ही लोग थे ज़्यादातर, बट ऐसा नहीं था रोमन एम्पायर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। अब देखो, रोमन एम्पायर को हम दो फेजेस में कैटेगराइज कर सकते हैं, अर्ली रोमन एम्पायर एंड लेट रोमन एम्पायर। जब रोमन एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ तब से लेके 3rd सेंचुरी वाले टाइम पीरियड तक इसको हम बोलते हैं अर्ली रोमन एम्पायर, और 3rd सेंचुरी से लेके बाद तक जब तक ये एंड हुआ उसको हम बोलते हैं लेट रोमन एम्पायर। अब
रोमन और इरानियन एम्पायर के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम देख चुके हैं कि भाई जो इरानियन एम्पायर वो इतना डाइवर्स नहीं है जितना कि रोमन एम्पायर है। अब रोमन एम्पायर के अंदर बहुत सारी टेरिटरीज और कल्चर्स आते हैं, बट एक कॉमन गवर्नमेंट है, यानी कि बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग कल्चर्स फॉलो करते हैं, ठीक है, अलग अलग टेरिटरीज हैं, बट एक कॉमन गवर्नमेंट है, एक कॉमन राजा है उन सभी टेरिटरीज का, ये होता है रोमन एम्पायर में। बट इरानियन एम्पायर में सभी सेम कल्चर वाले लोग हैं, सभी इरानियन ही हैं। रोमन एम्पायर में बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए, लेकिन सिर्फ दो ही लैंग्वेज है, ग्रीक एंड लेटिन। जो ईस्ट के अपर क्लास वाले लोग हैं वो ग्रीक लैंग्वेज बोला करते थे, एंड जो वेस्टर्न पार्ट में लोग रहते थे वो लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया करते थे। सो अर्ली रोमन एम्पायर को स्टडी करते हैं। सबसे पहले ऑगस्टस एम्परर बने थे रोमन एम्पायर के। उन्होंने अपनी रेजाइम एस्टेब्लिश करी थी 27 BCE में, और उस रेजाइम को प्रिंसिपेट बोला गया था। प्रिंसिपेट यानी कि अगस्टस ने अपने आप को प्रिंसेप बोला था। प्रिंसेप का मतलब होता है लीडिंग सिटीजन। उन्होंने अपने आप को राजा डिक्लेयर नहीं करा था। ऐसा क्यों करा गया था? ताकि सीनेट को रिस्पेक्ट शो करी जाए। अब सीनेट क्या था? सीनेट एक ऐसी बॉडी थी जो एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती थी, ठीक है, मतलब रिच लोग जो थे वो सीनेट का पार्ट थे। ज़्यादातर जो हिस्ट्रीज़ हमें मिली है ग्रीक और लैटिन लैंग्वेज की वो सीनेटियल लोगों ने ही लिखी है, जो सीनेट वाले लोग थे उन्होंने, ठीक है। तो एम्परर को जज किया जाता था उनके बिहेवियर के साथ, यानी कि वो अगर सीनेट के साथ अच्छा बिहेव करते थे तो सीनेट वाले लोग एम्परर के बारे में अच्छा लिखते थे, और अगर जो एम्परर था वो हॉस्टाइल होता था सीनेट की तरफ तो उन्हें बहुत बुरा दिखाया जाता था, ठीक है। मतलब वो बहुत बुरा लिखते थे क्योंकि पता है उन्हें आने वाले लोग हम पढ़ेंगे, तो मतलब थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि ये बायस्ड है हिस्ट्री, ठीक है, जो उन्होंने लिखी है। एम्परर और सीनेट ये दोनों टॉप पे थे, और उसके बाद आती थी आर्मी। आर्मी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो चलिए आप देखते हैं फीचर्स ऑफ द रोमन आर्मी। जो आर्मी होती थी रोमन एम्पायर में वो प्रोफेशनल होती थी और उन्हें लगभग 25 साल की सर्विस देनी होती थी। और ये जो पेड आर्मी थी ना, ये बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर था रोमन एम्पायर का, ठीक है। अब आर्मी के पास पावर थी किंग का फेट डिसाइड करने के लिए। इसका क्या मतलब हुआ कि एम्परर उतने ही टाइम तक टिकेगा जब तक वो अच्छे से आर्मी को मेंटेन कर पा रहा है, कंट्रोल कर पा रहा है। सोल्जर्स के बीच में एगिटेशंस देखने को मिलती थी, बेटर वेजेस के लिए, बेटर सर्विस कंडीशंस के लिए, और कई बार इसके चलते म्यूटिनीज भी हो जाती थी। जो सीनेट थी ना वो डरती भी थी और नफरत भी करती थी आर्मी से, क्योंकि आर्मी एक सोर्स है अनप्रिडिक्टेबल वायलेंस का, कभी भी वायलेंस हो जाती थी आर्मी में। तो हम कह सकते हैं कि एम्परर, एरिस्टोक्रेसी यानी कि सीनेट और आर्मी ये तीन मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स थे इस एम्पायर में, ठीक है। ये तीन मेन पॉलिटिकल प्लेयर्स थे इस एम्पायर के अंदर। कौन कौन? एक तो जो रूलर था यानी कि एम्परर, एरिस्टोक्रेसी यानी कि सीनेट एंड आर्मी, ये तीन मेन कैरेक्टर्स थे रोमन एम्पायर की पॉलिटिक्स के। अब रोल ऑफ द आर्मी, आर्मी का क्या रोल था? एक इंडिविजुअल एम्पर कितने टाइम तक टिकेगा ये आर्मी के हाथों में था। भाई आर्मी को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा है तो टिका रहेगा, नहीं तो अगर आर्मीज डिवाइड हो गई तो कंट्री के अंदर सिविल वॉर हो जाती थी। 69 CE में क्या हुआ, एक सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और 4 एम्परर जल्दी सक्सेशन में आए, यानी कि एक एम्परर फिर दूसरा एम्परर, बहुत जल्दी एम्परर्स चेंज हुए थे। पहली 2 सेंचुरीज बहुत पीसफुल थी, बहुत ज़्यादा स्टेबल थी। अब हम देखेंगे सक्सेशन टू द थ्रोन, यानी कि कौन राजा बनता था। फैमिली डिसेंट के हिसाब से राजा बनते थे, यानी कि या तो नेचुरल या फिर अडॉप्टेड सन एम्परर का वही राजा बनता था, और आर्मी भी इससे सहमत थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और देखो नेचुरल सन तो बनते थे ही राजा, कई बार अडॉप्टेड सन भी बनते थे। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो सेकेंड एम्परर थे ना टिबेरियस, वो अगस्टस के अडॉप्टेड सन थे। अगस्टस ने टिबेरियस जो कि उनके अडॉप्टेड सन थे उन्हें राजा बनाया था एक स्मूथ ट्रांजिशन के लिए। अब अगस्टन एज की हम बात करते हैं। अगस्टस के टाइम पे इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखने को नहीं मिले। मतलब अगस्टस के बाद जो टिबेरियस राजा बने तो उनके पास बहुत बड़ा किंगडम था, बहुत बड़ा एम्पायर था आई वुड से। तो उन्होंने बाहर वाले लोगों के साथ लड़ाई नहीं करी लैंड के लिए और ज़्यादा टेरिटरी के लिए, तो ये बहुत शांति वाला समय था। अब हम देखेंगे एक्सटेंशन ऑफ द रोमन डायरेक्ट रूल। अब क्या हुआ? द ग्रेजुअल एक्सटेंशन ऑफ रोमन डायरेक्ट रूल वॉज अकम्प्लिश्ड बाय अब्जॉर्बिंग अ होल सीरीज ऑफ डिपेंडेंट किंगडम्स फ्रॉम नियर ईस्ट इनटू रोमन प्रोविंशियल टेरिटरीज। अब क्या हुआ? धीरे धीरे रोमन एम्पायर अपने आप को एक्सपैंड करने लगा। जो उसके आसपास जो दूसरे किंगडम्स थे जो कि उसके ऊपर ही डिपेंडेंट थे एक तरीके से, उनको अपने ऊपर अपने अंदर एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था रोमन एम्पायर ने, ठीक है। ये किंगडम्स बहुत ज़्यादा वेल्दी थे, जैसे कि हेरोड किंगडम। ये किंगडम जो था ये ज़्यादा बड़ा नहीं था, ये इसके ऊपर ही रोमन एम्पायर के ऊपर ही डिपेंडेंट था, तो रोमन एम्पायर ने इसे अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये बहुत ज़्यादा वेल्दी होते थे, यानी कि लगभग 5.4 मिलियन दिनारी ये हर साल
यील्ड करते थे, यानी कि लगभग 125,000 किलोग्राम ऑफ गोल्ड के इक्वल होता था। वैसे दिनारी क्या होती है, एक रोमन सिल्वर कॉइन होता था जिसमें 4.5 ग्राम प्योर सिल्वर होता था, लेकिन ये आज के टाइम के 125,000 किलो सोने के इक्वल है। तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वेल्दी थे ये किंगडम्स। जो सारी टेरिटरीज थी रोमन एम्पायर की वो प्रोविंसेस में अरेंज थी, ठीक है, और उन सभी से टैक्सेस लिया जाता था सिवाय इटली। अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द वास्ट एम्पायर, ये एक बार हम देख लेते हैं। इतना बड़ा एम्पायर था, इसे कैसे कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था। तो इसे एडमिनिस्टर किया जाता था अर्बनाइजेशन की मदद से। अर्बनाइजेशन का मतलब शहरीकरण, जो मैं आपको पिछले चैप्टर में भी समझा चुकी हूँ। कार्थरेज, अलेक्जेंड्रिया, एंटियोक, ये कुछ ऐसे सिटीज़ थी जो कि मेडिटेरेनियन के शोर्स पे लोकेटेड थी, ठीक है। तो ये इस इंपीरियल सिस्टम की, इस एम्पायर की फाउंडेशन थी। क्यों भाई, ये सिटीज़ गवर्नमेंट को एबल बनाती थी इन गांव वालों इलाकों से भी टैक्स कलेक्ट करने में। मतलब कि ये सिटीज़ टैक्स कलेक्ट करके देती थी गवर्नमेंट को इन गांव वालों इलाकों से, ठीक है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाती थी, क्योंकि भाई गाँव में भी तो बहुत ज़्यादा वेल्थ होती है, ठीक है। तो इस वजह से ये फाउंडेशन थे। सेकेंडली, सेकेंड और थर्ड सेंचुरी में जो प्रोविंशियल अपर क्लासेस थे इन सिटीज़ की, इन्होंने अपनी तरफ से एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स प्रोवाइड करे ताकि प्रोविंसेस को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, और साथ ही साथ उन्होंने आर्मी को भी कमांड किया था, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे एक न्यू एलाइट की तरह एमर्ज होने लगे थे रोमन एम्पायर में। इन्होंने आर्मी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया, इन्होंने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना शुरू कर दिया। तो अब धीरे धीरे ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा वीकेंड से पावरफुल होते चले गए, सीनेट से भी ज़्यादा पावरफुल होते चले गए थे ये लोकल जो एरिस्टोक्रेसी थी। अब जो एम्परर गैलिनियस थे, उन्होंने क्या करा, जब वो अपने पावर में आए ना, तो उन्होंने सीनेटर्स को मिलिट्री कमांड से एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि भाई सीनेटर्स के हाथ में कोई भी पावर ना रहे इस एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए। तो अब सीनेट वाले लोग जो है मिलिट्री को भी कोई कमांड नहीं दे सकते थे। अब रोमन्स के हिसाब से सिटी एक ऐसा अर्बन सेंटर है जिसकी खुद की मजिस्ट्रेट, सिटी काउंसिल होती है, और एक सिटी के अंदर बहुत सारे विलेजेस भी आते थे, ठीक है। अब विलेजेस को कई बार अपग्रेड करके सिटी का स्टेटस दे दिया जाता था, और कई बार सिटी को वापस से वी कैन से डिग्रेड करके उसे वापस से एक विलेज का स्टेटस भी दे दिया जाता था। ये सब कुछ एम्परर के हाथ में होता था। अब देखो सिटी में रहने के क्या फ़ायदे होते थे। जब फूड शॉर्टेजेस होती थी, जब फेमाइंस आती थी, तो वहाँ पर थोड़ा सा बेटर लिविंग कंडीशंस होती थी सिटीज़ में। गांव के हिसाब से हम कहें तो सिटीज़ में एंटरटेनमेंट के भी बहुत अच्छे सोर्सेज थे, जैसे कि पब्लिक बाथ्स हो गए या फिर कुछ और भी चीज़ें होती थी। अब देखो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरीज बहुत शांति वाला, बहुत प्रॉस्पेरिटी वाला, बहुत इकोनॉमिक एक्सपेंशन वाला टाइम था, लेकिन थर्ड सेंचुरी एक टाइम था जब क्राइसिस चल रहा था। अब क्या हुआ, 230s के दौरान क्या हुआ, एम्पायर जो था ना वो बहुत अलग अलग जगह से लड़ रहा था, ठीक है। कहीं से कोई अटैक कर रहा था, कहीं से कोई। 225 में क्या हुआ, एक नई डायनेस्टी आ चुकी थी ईरान में, जिसे हम ससानियंस कहते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा एग्रेसिव थे, ज़्यादा गुस्से वाले थे। 15 सालों में इन्होंने क्या करा, ये यूफ्रेट्स की तरफ बढ़ रहे थे। यूफ्रेट्स के इधर क्या था, रोमन एम्पायर था, ठीक है। और साथ ही साथ जर्मेनिक ट्राइब्स जो थी वो राइन और डेन्यूब ऊपर वाले हिस्से में इसे अटैक कर रही थी, ठीक है। हमने क्या देखा, ये ईरानियंस भी अटैक कर रहे थे, जर्मेनिक ट्राइब्स भी अटैक कर रही थी। तो क्या हुआ, रोमन एम्पायर को अपना टेरिटरी डेन्यूब वाले साइड का छोड़ना पड़ा, ठीक है, क्योंकि उन्हें और भी जगह से तो लड़ाई करनी थी। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया था रोमन एम्पायर में, थर्ड सेंचुरी के दौरान की मैं बात कर रही हूँ। ये हमें कैसे पता चला, क्योंकि क्विक सक्सेशन देखने को मिला। 25 एम्परर बदल गए 47 सालों में। तो आप देख सकते हो कितनी जल्दी जल्दी सक्सेशन हुआ था एम्परर्स का। सो इसका क्या मतलब है, स्ट्रेन चल रहा था इस रोमन एम्पायर में इस टाइम पीरियड में। अब हम देखेंगे जनरल लिटरेसी एंड कल्चर। ये चीज़ें जो है ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ कि भाई रोमन एम्पायर कितना डाइवर्स था, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, कौन सी लैंग्वेज कहाँ बोली जाती थी, तो ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब देखेंगे स्ट्रक्चर और फैमिली। तो ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिली होती थी, ठीक है। जो एडल्ट सन थे वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहते थे, मतलब बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता था कि वो सेम हाउस होल्ड शेयर कर रहे हैं, ठीक है। स्लेव्स को भी कई बार फैमिली में ही इंक्लूड किया जाता था। अब स्टेटस ऑफ वुमेन की हम बात करेंगे तो वुमेन को लीगल राइट्स दिए जाते थे, वो प्रॉपर्टी को ओन और मैनेज कर सकती थी। अरेंज मैरिज ज़्यादातर होती थी, ठीक है। वुमेन बहुत ज़्यादा डोमिनेशन सहती थी अपने हस्बैंड्स के द्वारा, कई बार तो वाइफ्स को बीट भी किया जाता था उनके हस्बैंड्स के थ्रू, और डाइवोर्स बहुत इजीली हो जाता था बोथ मेन एज वेल एज वुमेन के द्वारा। अब देखो लिटरेसी की अगर हम बात करें तो लिटरेसी का जो रेट है वो वैरी करता है, कहीं पर बहुत ज़्यादा लिटरेसी थी, कहीं पे बहुत कम लिटरेसी थी, ठीक है।
आर्मी ऑफिसर, स्टेट मैनेजर्स, सोल्जर्स, इनमें लिटरेसी कुछ ज़्यादा होती थी बजाय कि कॉमनर्स की, ठीक है। कैजुअल लिटरेसी थी, यानी कि एवरीडे लाइफ में कहीं पे तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता था इन चीज़ों का, पढ़ने लिखने का, बट कहीं पर बहुत कम होता था। मतलब कहीं पर लिटरेसी बहुत ज़्यादा थी, कहीं पर बहुत कम थी। मतलब डे टू डे लाइफ में होता था बट कम होता था, कहीं पर ज़्यादा होता था, ठीक है। अब एक वॉल मिली है पोम्पी में, जहाँ पर एडवर्टाइजमेंट और ग्राफिटी देखने को मिली है। इसका क्या मतलब है, वहाँ के लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, तो इसका क्या मतलब है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई लेवल था कैजुअल लिटरेसी का। वहीं अगर हम इजिप्ट की बात करें तो इजिप्ट में प्रोफेशनल स्क्राइब्स की ज़रूरत होती थी अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनवाना होता था, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना होता था। इसका क्या मतलब था कि लोगों को पढ़ना लिखना इतना ज़्यादा आता नहीं था, जबकि वहीं पर इजिप्ट में ही सोल्जर्स, आर्मी ऑफिसर्स और स्टेट मैनेजर में लिटरेसी ज़्यादा थी, यानी कि कॉमनर्स में कम थी लेकिन इन लोगों में ज़्यादा थी। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन था लिटरेसी में भी। कल्चरल डाइवर्सिटी की हम बात करें तो बहुत ज़्यादा डाइवर्स था ये रोमन एम्पायर हर एक चीज़ में। बहुत सारे रिलीजियस कल्ट्स थे, बहुत अलग अलग लोकल डीटीज़ को वर्शिप किया जाता था, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती थी, लोगों का ड्रेसिंग स्टाइल अलग था, कॉस्ट्यूम्स अलग अलग पहनते थे, अलग अलग खाना खाते थे, इवन जो पैटर्न था उनकी सेटलमेंट का वो भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता था। अब हम लैंग्वेज की बात करें तो अरेमिक लैंग्वेज जो थी वो डोमिनेंट थी नियर ईस्ट। मतलब बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती थी लेकिन जो अरेमिक लैंग्वेज थी वो डोमिनेंट थी ईस्ट वाले रीजन में, ठीक है। कॉप्टिक बोली जाती थी इजिप्ट में, पंकी और बर्बर बोली जाती थी नॉर्थ अफ्रीका में, और सेल्टिक बोली जाती थी स्पेन और नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में। तो आप देख सकते हो बहुत सारी लैंग्वेजेस थी जो अलग अलग डोमिनेंट थी अलग अलग जगह पे, ठीक है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे लेटिन लैंग्वेज फैलने लगी, तो जिससे क्या हुआ, जो सेल्टिक लैंग्वेजेस थी ये लैंग्वेज हट गई, इनकी जगह लैटिन लैंग्वेज ने ले ली। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ अर्ली रोमन एम्पायर। अब देखो रोमन एम्पायर में बहुत अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, हार्बर्स, माइंस, क्वेरीज, ब्रिकयार्ड्स, ऑलिव ऑयल फैक्ट्रीज, इन सब का। फिर भी कुछ गुड्स को ट्रेड किया जाता था, जैसे कि वीट, वाइन और ऑलिव ऑयल। ये चीज़ें स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका, इजिप्ट, इटली, वहाँ से मंगवाई जाती थी क्योंकि वहाँ पर ये क्रॉप्स बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। वाइन और ऑलिव ऑयल को एक स्पेशल तरीके के कंटेनर में ट्रांसपोर्ट किया जाता था, जिसे एम्फोरे बोला जाता था, ठीक है। हमें लगभग 50 मिलियन वेसल्स मिले हैं ऐसे एम्फोरे वाले, मॉन्टे टास्टेशियो इन रोम, इस जगह पे, ठीक है। अगर हम ऑलिव ऑयल इकोनॉमी की बात करें तो ऑलिव ऑयल एक बहुत बड़ा कमर्शियल एंटरप्राइज था, एक बहुत बढ़िया वी कैन से बहुत ज़्यादा यूज़ करा जाने वाला गुड था उस टाइम का, और ये अपने पीक पे गया था इस टाइम पीरियड में 140 टू 160 AD, ठीक है। और इसे ड्रेसल 20 नाम के एक स्पेशल कंटेनर में कैरी किया जाता था। और स्पेनिश ऑलिव ऑयल सबसे पहले बहुत पॉपुलर था, उसके बाद नॉर्थ अफ्रीकन जो ऑलिव ऑयल था वो बहुत फेमस हुआ 3rd और 4th सेंचुरीज़ के दौरान, और फिर अफ्रीकन ऑलिव ऑयल की डोमिनेंस थोड़ी कम हुई बाद में लेटर 5th और 6th सेंचुरीज़ के दौरान। एजियन, सदर्न एशियन माइनर यानी कि टर्की, सीरिया, फिलिस्तीन, ये कुछ मेजर एक्सपोर्टर्स बन गए थे वाइन और ऑलिव ऑयल के, ठीक है। मतलब आप देख सकते हो शिफ्ट देखने को मिला, पहले स्पेनिश ऑलिव ऑयल बहुत फेमस था, फिर नॉर्थ अफ्रीकन, फिर इन एरियाज़ का बहुत पॉपुलर हो गया था। और जो ये रीजन्स थे इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंडेंट होती थी इनके प्रोडक्शन, इनकी ट्रांसपोर्टेशन, इनकी क्वालिटी, गुड्स की क्वालिटी, ट्रांसपोर्टेशन, इन चीज़ों के ऊपर इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी डिपेंडेंट होती थी। अगर ये बहुत जल्दी ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी का देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो जाते थे। अब देखो कुछ रीजन्स बहुत ज़्यादा वी कैन से डेवलप्ड थे लेकिन कुछ रीजन्स इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, तो वही बताया गया है यहाँ पर। देखो जो रोमन एम्पायर था वो वाटर पावर का इस्तेमाल करता था बहुत अच्छे से, मेडिटेरेनियन वाले रीजन में खासकर, ठीक है। वाटर पावर मिलिंग टेक्नोलॉजी का वो यूज़ करते थे, हाइड्रोलिक माइनिंग टेक्निक्स यूज़ करते थे स्पेनिश गोल्ड और सिल्वर माइंस में। बहुत बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज उनका कमर्शियल और बैंकिंग नेटवर्क्स था, ठीक है। और पैसे का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता था, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मनी देखने को मिलता था उस टाइम पीरियड में भी। कुछ रीजन्स जो थे वो इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे। इवन देखो स्पेन में हम बात करें तो स्पेन में हमने देखा था ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा फेमस था, वो रीजन प्रॉस्पेरस था, बट स्पेन के ही कुछ और इलाके ऐसे भी थे जो कि इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली लेस डेवलप थे। तो वही चीज़ बताई गई है, ट्रांसहुमैंस भी प्रैक्टिस की गई है बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। तो कुछ रीजन्स इतने ज़्यादा डेवलप नहीं थे, ये कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं आपको बस इंपॉर्टेंट ओवरव्यू दे रही हूँ, चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ ताकि आप अच्छे से एग्जाम में आंसर्स फ्रेम करके लिख सकें, ठीक है।
बट भाई बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इतनी लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए, मैं आपको कंटेंट सारा कवर करवा रही हूँ, तो बट आपको भी मेरे को सिमिलर सपोर्ट देना पड़ेगा भाई। सब्सक्राइब कर देना, इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी आराम से अपना पूरा चैप्टर, सभी चैप्टर्स इवन आराम से समझ सके। देखो अब स्लेवरी की हम बात करें, स्लेवरी बहुत ज़्यादा डीपली रूटेड थी रोमन वर्ल्ड में, ठीक है। जब पीस वाला टाइम पीरियड था, फर्स्ट सेंचुरी के दौरान पीस वाला टाइम पीरियड था, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ी नहीं हो रहे थे, तो बाहर से कोई स्लेव्स भी नहीं आ पा रहे थे। स्लेव्स वो किन्हें बनाते थे, जिनको वो हरा देते थे, उन्हें एज अ स्लेव्स वो अपनी कंट्री में ले आते थे, अपने एम्पायर में ले आते थे, ठीक है। तो इस टाइम पे लड़ाई नहीं हो रही थी, शांति वाला टाइम पीरियड था, तो इस टाइम पे स्लेव्स का सप्लाई कम हो गया। तो क्या हुआ, लोगों ने सोचा भाई अब स्लेव ब्रीडिंग करवाते हैं, या फिर चीपर सब्सटीट्यूट्स ढूंढने लगे वो स्लेव्स के, जैसे कि वेज लेबर, ठीक है, जिन्हें हम पैसे देके काम करवा सकें, क्योंकि उन्हें आदत तो थी नहीं खुद से काम करने की, स्लेव्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते थे वो, स्लेव्स नहीं मिलते थे, तो भाई वेज लेबर या दूसरी चीज़ों की उन्हें तलाश रहती थी। अब कुछ जगहों पे माना जाता था कि भाई अगर हमें काम करवाना है ना, तो हमें इन लोगों के ऊपर सुपरविज़न रखनी पड़ेगी, तो इसके वजह से वो बहुत हार्श मेथड्स रखते थे सुपरवाइज करने के, जैसे कि वो उन सभी स्लेव्स को 10-10 के ग्रुप्स में बांध देते थे, ठीक है। और ये जो मेथड था ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था प्लिनी द एल्डर ने। अब देखो डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स भी साइन किए जाते थे। डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते थे, एक ऐसे एग्रीमेंट होते थे जो कि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बीच में साइन करवाए जाते थे, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। ये डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ये क्लेम करते थे कि जो एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डेब्ट में हैं, यानी कि जो काम करने वाले हैं उनके ऊपर कर्जा है, और एम्प्लॉयर्स उनके ऊपर और ज़्यादा टाइट कंट्रोल रख सकता है, ऐसा डेब्ट कॉन्ट्रैक्ट्स में लिखा जाता था, ठीक है। बहुत सारी फैमिलीज़ सर्वाइव करने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत होती थी, तो बहुत सारी फैमिलीज इस डेब्ट बॉन्डेज में फंस जाती थी। अब हम देखेंगे कंडीशन ऑफ द लेबर, तो वही है, लोग सोचते थे भाई कितना इन्हें सुपरवाइज करें, मतलब हार्श से हार्श वो अपनी तरीके लेके आते थे इनको सुपरवाइज करने के लिए, और उनके हिसाब से कोई भी सुपरविजन काफ़ी नहीं होती थी, ठीक है। इवन जो स्लेव्स होते थे ना, या फिर जो वर्कर्स होते थे, उनके क्लोथ्स पे सील्स लगा दी जाती थी, उन्हें मास्क पहनना पड़ता था, नेट पहनना पड़ता था, एक मैश पहनना पड़ता था, ठीक है। तो इतना सब कुछ उन्हें पहनना पड़ता था, मतलब बहुत ज़्यादा सुपरवाइज किया जाता था। इवन वीकेंड से ब्रांडिंग भी हो जाती थी बहुत सारी स्लेव की। तो एक लॉ आया था 398, इसमें क्या होता था, स्लेव्स की ब्रांडिंग हो जाती थी, उनके ऊपर वीकेंड से सील्स वगैरह लगा दी जाती थी, ताकि अगर वो भाग भी जाते हैं ना और छुप जाते हैं तो लोग देख ले कि भाई कौन सी सील इनके ऊपर लगी हुई है, और मतलब पकड़े जाए वो, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं कितना हार्श ट्रीटमेंट होता था उनके साथ भी। और ऑगस्टाइन के कुछ लेटर से हमें पता चला है कि कुछ पेरेंट्स तो इसके चलते अपने बच्चों को बेच भी देते थे, लगभग 25 साल के लिए वो बेच देते थे कि भाई लो तुम इसे रखो और इससे काम करवाओ, ठीक है। तो कितना बुरा ट्रीटमेंट होता था, देख सकते हैं। रूरल एरियाज में तो ये कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता था। अब देखो सोशल हियरार्कीज एक बार हम देख लेते हैं। जो टेसिटस थे वो एक सीनेटर थे और एक रोमन हिस्टोरियन भी थे, तो उन्होंने एक सोशल हियरार्की को बताया है कि भाई कैसे होता था। वो सीनेटर थे तो उन्होंने सीनेटर्स को सबसे ऊपर रखा था कि भाई रोमन एम्पायर में सबसे ऊपर होते थे सीनेटर्स, उसके बाद आती थी एक्विस्ट्रियन क्लास, उसके बाद आता था वो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो कि बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था, यानी कि बहुत बड़े बड़े घरों वाले लोग, यानी कि अमीर ही लोग हम कह सकते हैं। फिर आती थी लोअर क्लास, इसमें हम कह सकते हैं ये मिडिल क्लास की बात कर रहा है वो, मिडिल क्लास, ठीक है। फिर आती थी लोअर क्लासेस और स्लीव्स, ठीक है, सबसे नीचे। तो ज़्यादातर जो सीनेटर्स थे ना अर्ली 3rd सेंचुरी में, वो इटालियन फैमिली से बिलोंग किया करते थे। लेट रोमन एरिस्टोक्रेसी बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी। जब रोमन एम्पायर अपने लेट टाइम पीरियड में चल रहा था, उस टाइम पे जो रिच लोग थे वो बहुत मतलब पावरफुल नहीं हुआ करते थे, मतलब पैसे वाले तो होते थे बट इतना पावर नहीं होता था उनके पास। ज़्यादा पावर होती थी आर्मी ऑफिशियल्स के पास, जो कि नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड से होते थे, यानी कि आर्मी ऑफिसर्स बेशक अमीर नहीं होते थे बट उनके पास पावर बहुत होती थी। सोशल हियरार्की में उसके बाद आते थे मिडिल क्लास, ठीक है, सबसे पहले रिच लोग, फिर आते थे मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास कौन होते थे, ब्यूरोक्रेसी वाले लोग, आर्मी वाले लोग, प्रोस्पेरस मर्चेंट्स और फार्मर्स, ये मिडिल क्लास में आते थे। अब ओलंपियोडोरस एक हिस्टोरियन थे 5th सेंचुरी के, अर्ली 5th सेंचुरी के, जो एरिस्टोक्रेसी थी ना रोम में, उन्होंने उसके बारे में बताया कि भाई उनको लगभग साल में 4000 पाउंड्स ऑफ गोल्ड अपने एस्टेट से मिल जाता था, ठीक है। तो वो बता रहे हैं कि कितने ज़्यादा वो रिच हुआ करते थे। मिडिल क्लास जो थी वो बहुत बड़ी क्लास थी, ठीक है। उसके नीचे आते थे ह्यूमिलियर्स। ह्यूमिलियर्स कौन होते थे, जिन्हें सबसे नीचे रखा जाता है, जैसे कि स्लेव्स और दूसरे वर्कर्स,
जैसे कि रूरल लेबरर्स हो गए, जैसे वर्कर्स हो गए इंडस्ट्रियल और माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट्स में, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिशंस हो गए, कैजुअल लेबरर्स हो गए, स्लेव्स हो गए। तो ये सारे जो है वो ह्यूमलियर्स कैटेगरी में या फिर सबसे नीचे वाली कैटेगरी में आते थे। तो सबसे ऊपर आती थी एरिस्टोक्रेसी, उसके नीचे आती थी मिडिल क्लास, और सबसे नीचे आते थे ये लोग ह्यूमलियर्स या फिर बिल्कुल लोअर क्लास और स्लेव्स। अब मॉनेटरी सिस्टम को थोड़ा सा हम देखते हैं। तो क्या हुआ, लेट एम्पायर में ये मॉनेटरी सिस्टम ब्रेक हो गया। क्यों भाई, जो स्पेनिश सिल्वर माइंस थी उनका सिल्वर अब ख़त्म हो गया और गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा मेटल नहीं था जिसको वो यूज़ कर सके कॉइनेज सिस्टम के अंदर। तो अब क्या हुआ, एक नए कॉइन्स की इंट्रोडक्शन देखने को मिली, न्यू डिनोमिनेशन आया जिसे हम कहते हैं सॉलिडस, यानी कि नए सिक्के आए सॉलिडस जिन्हें बोला जाता था, और वो सिक्के होते थे सोने के। अब देखो, जो रोमन एम्परर्स थे वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब जो उनका मन करा कुछ भी कर दिया, ऐसा नहीं होता था। 4th सेंचुरी में एक लॉ आया जो मतलब किंग के ऊपर एक रोक लगाता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मनमानी हरकतें नहीं कर सकता। और ये लॉ आया था ताकि सिविल राइट्स लोगों के प्रोटेक्टेड रहें, और इन राइट्स के चलते, इन लॉज के चलते ही जो बिशप्स थे वो बहुत पावरफुल हो गए, और वो उन पावरफुल एम्परर से भी भिड़ जाते थे अगर वो सिविलियंस के साथ बुरा बर्ताव करते थे तो। अब हम बात करते हैं लेट एंटिकिटी की। अब लेट एंटिकिटी वो टाइम पीरियड है मतलब 4th से 17th सेंचुरी का, जब रोमन एम्पायर में बहुत सारे चेंजेस आ रहे थे, रोमन एम्पायर इवन ब्रेक भी हो रहा था। ठीक है, इस टाइम पीरियड में बहुत सारे कल्चरल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस देखने को मिले थे रोमन एम्पायर में। अब देखो, एम्परर डायोक्लेटियन ने क्या क्या चेंजेस करे थे एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हम देख लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, रोमन एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपैंडेड हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो इस टाइम पे उन्होंने क्या करा, कुछ एरियाज़ जिनसे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, जिनकी मतलब जिससे इतनी ज़्यादा वेल्थ इकट्ठी नहीं हो पा रही है, या फिर जिनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, उनको निकाल दिया, रोमन एम्पायर से कट कर दिया, बाहर निकाल दिया। ठीक है, और उन्होंने दूसरा क्या काम करा, उन्होंने फ्रंटियर्स को फोर्टिफाई करा, प्रोविंसेस की बाउंड्रीज तय करी, और साथ ही साथ सिविलियन लोगों को मिलिट्री फंक्शन से दूर कर दिया। ठीक है, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को ज़्यादा पावरफुल बना दिया, ज़्यादा पावर दे दी उन्हें। अब जो कॉन्स्टेंटाइन जो एम्परर थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने डायोक्लेटियन के कुछ चेंजेस को अपनाया, और साथ ही साथ कुछ अपने भी खुद के चेंजेस वो लेके आए। अब हम कॉन्स्टेंटाइन 1 की इनोवेशंस को देखेंगे। तो देखो, कॉन्स्टेंटाइन ने मॉनेटरी स्पेयर्स में बहुत ज़्यादा इनोवेशंस करी थी, जैसे कि उन्होंने सॉलिडस को इंट्रोड्यूस करा था। सॉलिडस मैं आपको बता चुकी हूँ, सोने के कॉइन्स हुआ करते थे वो। ठीक है, लगभग 4.5 ग्राम प्योर गोल्ड का एक सिक्का होता था जिसे सॉलिडस बोला जाता था, और ये मिलियंस की संख्या में मिंट करे गए थे। और दूसरी इनोवेशन क्या थी इनकी, कॉन्स्टेंटाइन की, इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल को एक सेकंड कैपिटल बना दिया था। तो ये 2 इनोवेशंस थी, और डायोक्लेटियन की क्या इनोवेशंस थी आपको वो भी याद करनी पड़ेंगी, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब इकोनॉमिक लाइफ में क्या चेंजेस आए, तो भाई क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते एग्जाम्स में, इकोनॉमिक लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, रिलीजियस लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, क्या इनोवेशंस रही, तो कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब जो लेट एंटिकिटी जो टाइम था, इस टाइम पे इकोनॉमिक लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले। मॉनेटरी स्टेबिलिटी और पॉपुलेशन भी एक्सपैंड हो रही थी, इससे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिली। और इस टाइम पे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी रिवाइव हो गया था, इससे क्या हुआ, अर्बन प्रॉस्पेरिटी भी बहुत ज़्यादा एनहेंस हुई थी। अब देखो, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जो अर्बन एरियाज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे थे। अब हमें ये कैसे पता चला, क्योंकि वहाँ पर अब नए नए तरीके का आर्किटेक्चर देखने को मिल रहा था, लग्जरी वाली सेंस देखने को मिलती थी, मतलब लग्जरियस वी कैन से आर्किटेक्चर, लग्जरियस मॉन्यूमेंट्स, ये सारी चीज़ें आती थी। मतलब शहरों में घुसते ही ऐसा लगता था कि हाँ भाई कुछ तो बात है इनमें। ठीक है, तो इन चीज़ों से पता चलता है कि हाँ भाई अब बहुत ज़्यादा अर्बन एरियाज प्रोस्पेरस हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में रूलिंग एलाइट्स जो थी, जो राजा महाराजा थे, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाले, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे पहले से भी। अब रिलीजियस लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए, रिलीजियस लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए थे। एम्परर कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बना दिया था रोमन एम्पायर का 4th सेंचुरी में, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसे। 7th सेंचुरी में क्या हुआ, राइज ऑफ इस्लाम देखने को मिला। अब जो ग्रीक और रोमन लोग थे ना, वो पॉलीथीस थे, यानी कि बहुत सारे भगवानों में वो विश्वास रखते थे, बहुत सारे भगवानों की पूजा वो किया करते थे, जैसे कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स। ठीक है,
अब ऐसा नहीं है सिर्फ यही कुछ रिलीजन्स थे, बहुत सारे और भी रिलीजन्स थे रोमन एम्पायर में, जैसे कि जुडाइज्म एंड इस्लाम। अब इस्लाम भी आने लग गया था, तो इसी वजह से क्रिश्चियनाइजेशन का जो प्रोसेस था 4th और 5th सेंचुरीज़ के दौरान वो थोड़ा सा ग्रेजुअल था और बहुत कॉम्प्लेक्स था। क्यों भाई, बहुत अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करने वाले लोग भी है, तो आराम से ऐसे क्रिश्चियनिटी कैसे अडॉप्ट कर ले वो। तो देखो क्या हुआ, जो पावरफुल बिशप्स थे, यानी कि जो चर्च में रहा करते थे वो बिशप्स, वो रिलीजियस लीडर्स, उन्होंने बहुत रिजिड बिलीव्स और प्रैक्टिसेस बना दिए थे ताकि वो अपने फॉलोअर्स को कंट्रोल कर सके। ठीक है, अब रोमन एम्पायर का डिक्लाइन कैसे हुआ। रोमन एम्पायर ईस्ट और वेस्टर्न हाफ में बट गया। ये रोमन एम्पायर है, ये इसका ईस्टर्न रीजन, ये वेस्ट, इन दो पार्ट्स में ये बटना शुरू हो गया। लेट एंटिकिटी के टाइम पे क्या हुआ, ज़्यादातर जो ईस्ट वाला हिस्सा था ना ये प्रॉस्पेरस रहा, जो वेस्ट वाला है ना वो तो टूटने लग गया था। ईस्टर्न रोमन एम्पायर में क्या हुआ, पॉपुलेशन 6th सेंचुरी तक बढ़ती रही। ठीक है, जबकि वेस्ट में कुछ हमें चेंजेस देखने को मिले थे क्योंकि वो टूटने लग गया था वो वाला हिस्सा। ठीक है, बेशक प्लेग आई थी 540s में, बट फिर भी 6th सेंचुरी तक भी ईस्टर्न रोमन एम्पायर की पॉपुलेशन बढ़ रही थी। बेशक प्लेग आई थी, इसका मतलब क्या है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी थी, लोग सर्वाइव कर पा रहे थे। जबकि वेस्ट में पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला। वेस्ट का जो हिस्सा था, ये वाला जो हिस्सा था, ये अब टूटने लगा अलग अलग टुकड़ों में, अलग अलग किंगडम्स में। जो ईस्ट वाला हिस्सा था वो यूनाइटेड रहा एम्परर जस्टिनियन के अंडर, और जो जस्टिनियन जो एम्परर थे वो उनकी प्रॉस्पेरिटी और इंपीरियल एम्बिशन की वजह से जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा वॉर स्टार्ट हो गई थी रोम और ईरान के बीच में 7th सेंचुरी के दौरान, और जो ईस्ट का जो रोमन एम्पायर था इस वाले को बाद में चल के बाइजेंटियम नाम से जाना जाने लगा था। अब देखो, जो एक्सपेंशन था इस्लाम का वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल रेवोल्यूशन था एंशिएंट वर्ल्ड में। ठीक है, एकदम से इस्लाम आ गया था। ठीक है, बहुत सारे रोमन और ईरानियन एम्पायर्स के बहुत बड़े बड़े हिस्से जो थे वो अब अरब्स के हाथों में आ गए थे। ठीक है, नोमैडिक जो ट्राइब्स थी जैसे कि गोथ्स, विशी गोथ्स, वंडाल्स और दूसरी जो और ट्राइब्स थी, उन्होंने रोमन एम्पायर के ऊपर अटैक्स करने शुरू कर दिए थे वेस्ट में 5th सेंचुरी के दौरान। तो ज़्यादातर देखो ईस्ट में तो वो वैसा का वैसा ही रहा, थोड़े से चेंजेस आए थे और बाद में एक वो दूसरा एम्पायर बन गया था। बट वेस्ट में बहुत सारे टुकड़े देखने को मिले थे, अलग अलग जो ट्राइब्स थी, जो ग्रुप्स थे वो यहाँ पर अटैक करने लगे थे। जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी उन्होंने अपने खुद के किंगडम्स बना लिए थे इस एम्पायर को तोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका ये चैप्टर कंप्लीट। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर इज नोमैडिक एम्पायर। अब स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। ये चैप्टर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बड़ा भी है, तो चलिए इसे हम डिटेल में कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है नोमैडिक एम्पायर। इससे आप क्या समझ पा रहे हो कि नोमैड लोगों ने एक एम्पायर बनाया है। ठीक है, नोमैड्स कौन होते हैं, जो घूमते रहते हैं उनको नोमैड्स बोला जाता है, जो एक जगह नहीं रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम उन लोगों के एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि उन्होंने कैसा एम्पायर बनाया था। ये इमेज देख पा रहे हो, ये है जंगीज़ खान, ये उनके लीडर थे। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे और इन मंगोल्स के बारे में समझेंगे जिन्होंने ये नोमैडिक एम्पायर बनाया था। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं सेंट्रल एशिया के मंगोल्स के बारे में, जिन्होंने ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर बनाया था। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ। तो उनका एम्पायर यूरोप और एशिया इन 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और उनके लीडर थे जंगीज़ खान। ठीक है, हम ये भी स्टडी करने वाले हैं कि कैसे जंगीज़ खान ने मंगोल्स से बहुत सारे ट्रेडिशंस, सोशल और पॉलिटिकल कस्टम्स अडॉप्ट करवाए। ठीक है, कि कैसे इतनी अच्छी मिलिट्री तैयार करी जंगीज़ खान ने और कितना अच्छा उनका गवर्नेंस का मेथड था। अब आप खुद सोचिए, एक इतना बड़ा एम्पायर जो 2 कॉन्टिनेंट्स में फैला हुआ था और वो इतने लंबे टाइम के लिए ऐसे तो नहीं टिक सकता, उसे बहुत प्रॉपर गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। तो उनकी गवर्नेंस के बारे में भी हम इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। हम ये भी स्टडी करेंगे कि कैसे मंगोल्स ने नोमैडिक एम्पायर को क्रिएट करा था। उन्होंने अपने स्टेपी ट्रेडिशंस को कॉम्प्रोमाइज़ करा और जहाँ जहाँ उनका ये एम्पायर फैला ना, उन लोगों ने अपने ट्रेडिशंस को उन लोगों के ऊपर थोपा नहीं। मतलब मान लो नई टेरिटरीज कॉन्क्वायर कर ली उन्होंने, लेकिन उनको ये नहीं बोला कि हम ये ट्रेडिशन अपनाते हैं तो तुम भी यही करोगे। तो ऐसा मंगोल लोगों ने नहीं किया। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री अबाउट मंगोल। हम मंगोल्स के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन
हमें इनके बारे में पता कैसे चला, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई? अब देखो, मंगोल्स खुद से ना कुछ नहीं लिखते थे, तो हमें दूसरे लोगों के क्रॉनिकल्स, ट्रैवलॉग्स, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है इन मंगोल्स के बारे में स्टडी करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा भी माना जाता है इन राइटर्स का जो ये स्टडी मटेरियल है ना, ये बहुत बायस्ड है, इन्होंने इतना अच्छा नहीं लिख रखा उनके बारे में। क्यों? देखो, मान लो आपके ऊपर कोई कंट्रोल कर रहा है, तो क्या आप उनके बारे में कुछ अच्छा लिखोगे? नहीं लिखोगे। तो वैसे ही माना जाता है कि इन राइटर्स ने जो लिख रखा है ना, वो बहुत ज़्यादा बायस्ड है और बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज्ड है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग जो है ना, इन मंगोल के सक्सेस से अट्रैक्ट भी हुए। अब इतना बड़ा एम्पायर बना लिया तो दूसरे ट्रैवलर्स इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हुए। अब इनके अंडर बहुत सारे बैकग्राउंड से लोग काम करते थे, जैसे बहुत सारे बुद्धिस्ट, कन्फ्यूशियन को फॉलो करने वाले, क्रिश्चियन, टर्किश, मुस्लिम लोग जो हैं इन मंगोल मास्टर्स के अंडर काम करते थे। और जिन्होंने लिखा है ना मंगोल्स के बारे में, उन्होंने दो तरीके का मटीरियल लिखा है। किन्हीं ने तो बहुत सिंपैथेटिक अकाउंट्स लिखे हैं, बहुत अच्छा लिखा है इनके बारे में, जबकि कुछ लोगों ने इन्हें बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल दिखाने की कोशिश करी है। हॉस्टाइल मतलब बहुत ज़्यादा क्रूअल दिखाने की कोशिश करी है। जो जंगीज़ खान के बारे में सबसे पहली हमें राइटिंग मिली है, उसका नाम है द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। सो इन हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स द सेडिटेंट्री सोसाइटीज कैरेक्टराइज्ड नोमैड्स एज प्रिमिटिव बारबेरियंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या हुआ, जो ये राइटिंग्स हमें मिली है ना, इससे हमें एक चीज़ तो पता चल गई है, इन मंगोल्स को बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव और बारबेरियंस बताया गया है। प्रिमिटिव क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा अनसिविलाइज्ड होते हैं, इतने एडवांस नहीं होते, उनको प्रिमिटिव बोला जाता है। और बारबेरियंस कौन होते हैं? मतलब जो बहुत ज़्यादा पागल से होते हैं, जिनकी आवाज़ एकदम बेकार लगती है, नॉइज़ जैसी लगती है, तो उनको बारबेरियंस बोला जाता है, बहुत ज़्यादा क्रूअल टाइप, ठीक है। तो बारबेरियन एक टर्म है जो कि ग्रीक वर्ड बारबरोस से डिराइव की गई है, जिसका क्या मतलब होता है कि समवन हुज लैंग्वेज साउंडेड लाइक अ रैंडम नॉइज़। ऐसी बहुत बकवास सी नॉइज़ की तरह लगती है किसी की आवाज़, तो उसे बारबेरियन बोला जाता है। बारबरोस टर्म से ये बारबेरियन टर्म डिराइव हुई है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं मंगोल्स को कितना ज़्यादा अनसिविलाइज्ड, कितना ज़्यादा पागल, कितना ज़्यादा क्रूअल दिखाने की कोशिश की है। क्यों? ये बायस्ड भी हो सकता है, हम कैसे श्योरली कह सकते हैं हाँ वो ऐसे ही थे। तो मंगोल्स का सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड अब हम जानते हैं। मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल एंड लिंक्ड बाय सिमिलैरिटीज ऑफ लैंग्वेज टू ततार्स, खितान, मंचूस टू द ईस्ट एंड टर्किक ट्राइब्स टू द वेस्ट। अब जो ये मंगोल लोग थे ना, ये बहुत अलग अलग तरीके के लोग थे। इनके अंदर पेस्टोरलिस्ट भी आते थे और इनके अंदर जो हंटर गैदरर्स थे ना, वो भी आते थे, ठीक है। और ये दूसरी ट्राइब्स जैसे ततार्स, खितान, मंचूस, टर्किक ट्राइब्स, इनसे लिंक थे उनकी सेम लैंग्वेज की वजह से। यानी कि जो मंगोल लोग हैं ना, और इन लोगों की लैंग्वेज सेम सी थी, तो वो इनसे लिंक थे। अब कुछ मंगोल्स जो थे वो पेस्टोरलिस्ट थे और कुछ हंटर गैदरर्स थे। पेस्टोरलिस्ट कौन होते हैं? जो एनिमल्स को पालते हैं, और हंटर गैदरर्स जो हंटिंग करते हैं। तो कुछ मंगोल्स पेस्टोरलिस्ट थे और कुछ हंटर गैदरर्स थे। तो अब हम समझेंगे पेस्टोरलिस्ट मंगोल्स के बारे में। जो पेस्टोरलिस्ट मंगोल थे ना, वो हॉर्सेस, शीप, कैटल, गॉड्स, कैमल्स, इनको मेंटेन करते थे, इनको रियर करते थे, इनको पालते थे, ठीक है। और वो सेंट्रल एशिया के स्टेपीज़ में नोमैडिक लाइफ जीते थे। अब स्टेपीज़ क्या होते हैं? बहुत बड़े बड़े घास के मैदानों को स्टेपीज़ बोला जाता है, जो कि सेंट्रल एशिया में थे, तो वहाँ पर ये लोग रहा करते थे। दिस एरिया हैड अ मेजेस्टिक लैंडस्केप। अब इस एरिया में बहुत अलग अलग तरीके की जियोग्राफीज़ देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर प्लेन्स भी है, जेंटल प्लेन्स भी है, वेवी स्लोप्स वाले प्लेन भी है, यहाँ पर स्नो कैप्ड माउंटेन्स भी है, जिन्हें हम अल्टाई माउंटेन्स बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर गोबी डेजर्ट भी है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर कितनी सारी जियोग्राफीज़ हैं इस एरिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दो रिवर्स, ओनन और सेलंगा, ये दो मेन पानी का सोर्स है। साथ ही साथ जो स्नो कैप्ड माउंटेन्स है ना, उनसे थोड़ी थोड़ी धाराएँ भी बहती हैं, स्प्रिंग्स या स्ट्रीम्स भी हम बोल सकते हैं, तो वो भी यहाँ पर पानी का सोर्स है। अब हम जानेंगे हंटर गैदरर मंगोल्स के बारे में, ठीक है। हंटर गैदरर मंगोल्स जो है ना, वो पेस्टोरलिस्ट के नॉर्थ में रहते हैं, यानी कि साइबेरियन फॉरेस्ट में रहा करते थे हंटर गैदरर वाले मंगोल्स, ठीक है। और इन्हें पेस्टोरलिस्ट के मुकाबले छोटा दर्जा दिया जाता था, नीचा माना जाता था। अब ये कैसे जीते थे? तो ये एनिमल के फर्स का ट्रेड किया करते थे दूसरे लोगों के साथ, सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ। द एंटायर रीजन हैड एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अब यहाँ का वेदर है ना, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था, बहुत ज़्यादा हार्श और लॉन्ग विंटर्स यहाँ पे चलती थी। समर बहुत थोड़े टाइम के लिए आती थी, और वो भी ड्राई समर्स, ठीक है। अब मंगोल्स ने कभी भी फार्मिंग नहीं करी। हाँ, कुछ टाइम के लिए एग्रीकल्चर पॉसिबल था पेस्टोरल रीजन्स के अंदर, बट फिर भी इन्होंने कभी भी फार्मिंग नहीं करी।
ठीक है। नाइदर द पेस्टोरल नॉर हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमी कुड सस्टेन डेंस पॉपुलेशन सेटलमेंट्स। अब पेस्टोरल मंगोल्स हों चाहे हंटर गैदरर्स मंगोल्स हों, ठीक है, इन दोनों में से किसी की भी पॉपुलेशन सेटलमेंट इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने कभी भी सिटीज़ नहीं बनाई, बना ही नहीं पाई, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन सेटलमेंट हो ही नहीं पाती थी और ना ही ये एक जगह सेटल होते थे। मंगोल लिव्ड इन टेंट्स, ये टेंट्स में रहा करते थे और इनके टेंट्स पोर्टेबल होते थे, यानी कि एक से दूसरी जगह ये कैरी कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि देखो समर्स में वो कहीं और रहते थे, विंटर्स में कहीं और, तो वो इन टेंट्स को लेके जाते थे, घूमते थे, ठीक है। और इन टेंट्स को गर्स बोला जाता है, पोर्टेबल होते थे इनके टेंट्स। मंगोल सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो सारे मंगोल्स एक दूसरे से कनेक्टेड थे उनकी एथनिक और लैंग्वेज की वजह से, यानी कि उनके ट्रेडिशन, कस्टम्स और लैंग्वेज की वजह से ये सारे यूनाइटेड थे। बट उनके पास रिसोर्सेज बहुत स्कार्स होते थे, बहुत कम रिसोर्सेज होते थे। तो जो मंगोल्स है ना वो पैट्रीलिनियल लाइनेज में भी बढ़ जाते थे, यानी कि फादर है उसके मान लो 4 सन हैं तो वो अलग अलग ब्रांच हो जाती थी, पैट्रीलिनियल लाइनेज हम इसे बोलते हैं, और वो रिसोर्सेज भी उन सन्स के बीच में बट जाते थे। अब जिन मंगोल्स के पास ज़्यादा एनिमल्स और पैस्चर लैंड्स होते थे उन्हें रिच माना जाता था, ठीक है, और उनका सोसाइटी में पॉलिटिक्स में थोड़ा ज़्यादा दबदबा होता था, उनके ज़्यादा फॉलोअर्स होते थे और पॉलिटिक्स में भी वो इन्फ्लुएंशियल माने जाते थे, ठीक है। Whenever there were harsh winter और ड्रॉट कंडीशन, जब भी कोई बहुत कड़ाके वाली ठंड होती थी या फिर सूखा पड़ जाता था तो इन फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता था पैस्चर लैंड्स के ऊपर, ठीक है, कि भाई मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। तो अब खाने की तलाश में वो शिकार क्या करते थे, ठीक है, और कई बार शिकार से मतलब शिकार करते समय वो बच जाए, उस एनिमल से कोई अटैक ना कर दे, तो वो अलायंस बना लेते थे शिकार के चलते, और ये जो अलायंस होता था ना ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता था, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। नोमैड्स कौन होते हैं? जो एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। सेटल्ड सोसाइटीज़ कौन होती हैं? जो एक जगह रुक के रहते हैं, ठीक है, उन्हें सेटल्ड बोला जाता है, मतलब उनकी एक ही जगह में रहना वहना होता है, ठीक है। अब इनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम समझते हैं। वैसे तो नोमैडिक और एग्रेरियन इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एग्रेरियन इकोनॉमी यानी कि जो फार्मिंग करते हैं, जो लोग एक जगह सेटल होते हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है, इनके बीच में कुछ रिलेशन भी होता है। अब देखो जो मंगोल्स जो ग्रासलैंड में रहा करते थे उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे, ठीक है, तो वो ट्रेड किया करते थे इन सेटल्ड कम्युनिटीज़ के साथ जो चाइना में रहते थे, ठीक है। अब ये जो है दोनों के लिए म्यूचुअली बेनिफिशियल होता था। अब मंगोल्स को क्या चाहिए होता था? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, आयरन यूटेंसिल्स चाइना वाले लोगों से, और चाइना वाले लोगों को क्या चाहिए होता था? घोड़े, फर्स, एनिमल्स ग्रासलैंड वाले लोगों से। तो ये ट्रेड जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल होता था, लेकिन कॉमर्स इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता था, मतलब ट्रेड इतना ज़्यादा स्मूथ नहीं होता था। कई बार एक ग्रुप दूसरे के ऊपर मिलिट्री प्रेशर लगाता था ज़्यादा प्रॉफिट पाने के चक्कर में, ठीक है। जब मंगोल्स ने अलायंसेस बना लिए थे, अलायंसेस का क्या मतलब होता है? ग्रुप्स बना लिए थे, तो क्या हुआ था? वो चाइनीज़ लोगों के ऊपर अपना दबदबा बनाते थे कि भाई इसके बदले में तुम ज़्यादा दो हमें, मतलब वो तो उतना ही देंगे मंगोल्स, और चाइनीज़ से बदले में ज़्यादा लेने की डिमांड करते थे। लेकिन क्या होता था? ये ट्रेड टाइज जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं किए जाते थे, यानी कि आराम से ट्रेड नहीं हो पाता था। कई बार क्या होता था? बहुत ज़्यादा लूट हो जाती थी। आउटलाइट प्लंडर का क्या मतलब होता है? लूट स्टार्ट हो जाती थी। अब मंगोल्स जब डिसयूनाइट हुए, जब उनका ग्रुप टूटा, जब उनका अलायंस टूटा, तब क्या होता था? चाइनीज़ लोग प्रेशर लगाते थे मंगोल्स के ऊपर कि भाई अब तुम हमें ज़्यादा दो, ठीक है। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स तो सेटल्ड कम्युनिटीज़ वाले लोगों को फेस करनी पड़ती थी। क्यों? उनकी सिटीज़ जो हैं वो लूट के ले जाते थे, उनका एग्रीकल्चर ख़राब कर देते थे मंगोल लोग, जबकि नोमैड्स का इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उनकी तो कोई कम्युनिटीज़ ही नहीं होती थी, वो एक जगह रहते ही नहीं थे। क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ हो जाएगा, उनकी सिटीज़ को कोई थोड़ी लूट ले जाएगा। अब देखते थे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइना की जो ग्रेट वॉल है ना वो क्यों बनाई गई थी? 8th सेंचुरी BC में क्या हुआ? चाइना ने बहुत ज़्यादा इन नोमैड लोगों का सामना करा, ये लूट के जाते थे, बहुत ज़्यादा खतरा इनको महसूस होता था चाइनीज़ लोगों को। दूसरी रिजाइम्स भी ऐसा ही करती थी, इनके ऊपर हमला कर देती थी कभी भी, ठीक है। तो 3rd सेंचुरी BC में क्या हुआ? चाइना के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम फोर्टिफिकेशन कर लें, बड़ी बड़ी दीवारें बना लें अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है। ये एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर माना जाता है, जिसे आज हम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के नाम से जानते हैं। वो असल में डिफेंस के चक्कर में बनाई गई थी, इन मंगोल से या फिर दूसरी ट्राइब से, दूसरी रिजाइम से बचने के लिए बनाई गई थी। अब हम समझेंगे जंगीज़ खान को, जो हमारे इस चैप्टर के मेन लीड हैं, उनके बारे में। अब चलो हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। अर्ली करियर, यानी कि स्टार्टिंग में
क्या सिनेरियो था वो हम समझते हैं। तो जंगीज़ खान वॉज बॉर्न इन 1162 नियर द ऑनर रिवर इन नॉर्थ ऑफ प्रेजेंट डे मंगोलिया। मंगोलिया के नॉर्थ वाले हिस्से में ऑनर रिवर के किनारे पर या ऑनर रिवर के आसपास 1162 में जंगीज़ खान का जन्म हुआ। इनका असलियत का जो नाम था वो था तेमुजिन, ठीक है, और वो येसुगई जो कि एक ट्राइब के चीफ थे, उनके तीसरे बेटे थे। जब वो 9 साल के थे उनके पापा को मार दिया गया था ततार्स के द्वारा। ततार से एक दूसरी ट्राइब होगी, ठीक है। ही अलॉन्ग विद हिज ब्रदर्स एंड स्टेप ब्रदर्स वॉज ब्रॉट अप बाय हिज मदर। उनके भाइयों को, उनके स्टेप ब्रदर्स को उनकी मदर ने पाला था, ठीक है। अगले 10 साल उनके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल वाले रहने वाले थे। उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें स्लेव बना दिया गया। जब उनकी शादी हुई, उनकी वाइफ बॉर्टे को किडनैप कर लिया गया तो उन्हें बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ा उन्हें रिकवर करने के लिए। उन्होंने अलायंस ग्रुप बनाए बोगरचू के साथ, जमुका के साथ और उसके ब्रदर और स्टेप ब्रदर्स के साथ और उसके अंकल ओंग खान के साथ। अब तेमुजिन से जंगीज़ खान तक का कैसा सफ़र रहा वो हम देखते हैं। 1180 से लेके 1190 के बीचों बीच क्या हुआ, उनका जो अलायंस था ना वो अगेंस्ट हो गया जमुका, यानी कि उन्होंने जो अलायंस बनाया था जिसमें जमुका भी थे, अब जमुका को बाहर निकाल दिया गया। क्यों, वो भी हम आगे समझेंगे। अब उन्होंने बहुत सारी ट्राइब्स के साथ लड़ाई करी। उन्होंने ततार्स, नमांस, खेरेट्स, ठीक है, इन ट्राइब्स को हरा दिया और उनको कॉन्फिडेंस आया और उन्होंने सोचा कि अब वो पावरफुल जमुका को भी हरा देंगे और उन्होंने जमुका को भी हरा दिया 1206 के अंदर। अब जमुका जो है उनके फ्रेंड थे लेकिन उन्होंने उसे चीट करा, इस वजह से उनका जो अलायंस था वो जमुका के अगेंस्ट हो गया था। देन द असेंबली ऑफ मंगोल चीफटेन्स, फिर क्या हुआ, जो मंगोल चीफटेन्स यानी मंगोल के जो सारे चीफ्स थे, लीडर्स थे, उनकी एक असेंबली आई, ठीक है, जिसे कुरलताई बोलते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, तुम्हें भी स्टार मार्क करना है बुक में, ठीक है, या फिर लिख लेना इसे रफ नोटबुक में या फिर जहाँ पे भी तुम्हारा मन करे। तो क्या हुआ, वो जो असेंबली थी ना उसने जंगीज़ खान या फिर तेमुजिन को ग्रेट खान ऑफ मंगोल्स डिक्लेयर कर दिया और उन्हें टाइटल दिया गया जंगीज़ खान। तो जंगीज़ खान असल में एक टाइटल था उनके लिए। जंगीज़ खान का क्या मतलब होता है, ओशियनिक रूलर या फिर यूनिवर्सल रूलर, यानी कि जो मंगोल्स में सबसे ज़्यादा ग्रेट है, जो पूरे संसार का राजा है, उसे बोला जाता है जंगीज़ खान या फिर ग्रेट खान भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो तेमुजिन से ऐसे उनका नाम जंगीज़ खान पड़ा। तो देखो, जंगीज़ खान ने मंगोल लोगों को यूनाइट करके और ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मिलिट्री फोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जो मंगोल्स थे, जो यहाँ से वहाँ घूमते रहते थे, तो उनकी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश किया और ज़्यादा उन्हें इफेक्टिव बनाया और एक बहुत अच्छी मिलिट्री फोर्स उनसे तैयार कर दी। अब उनका सबसे पहला मोटिव क्या था, चाइना को कंक्वायर करना, ठीक है। अब उस टाइम पे चाइना 3 किंगडम्स में बटा हुआ था। सीसिया लोगों ने कंट्रोल कर रखा था नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, यानी कि मान लो ये चाइना है तो इस वाले एरिया में सीसिया लोगों का कंट्रोल था, ठीक है, जो कि तिब्बतन ऑरिजिन के थे। अब नॉर्थ की तरफ, यानी कि ये मैंने बताया था, तो इस तरफ ये जो बाकी का नॉर्थ बचा, यहाँ पर चिन डायनेस्टी के जर्चिन ग्रुप का कंट्रोल था और साउथ चाइना में संग डायनेस्टी रूल किया करती थी। लेकिन 1209 सेंचुरी में क्या हुआ, सीसिया को हरा दिया मंगोल्स ने और ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार कर लिया 1213 सेंचुरी में और फाइनली पेकिंग यानी कि बीजिंग पे आक्रमण कर दिया 1215 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। अब बहुत टाइम तक चिन डायनेस्टी के अगेंस्ट बैटल्स चलती रही 1234 सेंचुरी तक लगभग, ठीक है। लेकिन जंगीज़ खान अपने इस प्रोग्रेस से बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे, तो उन्होंने फैसला किया कि अब वो वापस से मंगोलिया जाएंगे, अपने होमलैंड जाएंगे 1216 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और उन्होंने सारे मिलिट्री अफेयर्स अपने सबऑर्डिनेट्स यानी कि अपने साथियों के ऊपर छोड़ दिए। फाइनली क्या हुआ, डिफीटेड काराकेता, तो ये एक दूसरी रजाइन थी जो कि तियान शाह माउंटेन्स में रहती थी नॉर्थ वेस्ट चाइना में, ठीक है। तो उस टाइम पे 1218 में इन्हें हरा दिया गया। मंगोल डोमिनियंस रीच द अमू दर्या एंड द स्टेट्स ऑफ ट्रांसऑक्सिया एंड ख्वारिज़्म। ख्वारिज़्म कहाँ है, उज़्बेकिस्तान। तो वहाँ तक, चाइना से लेके उज़्बेकिस्तान, वहाँ तक ट्रांसऑक्सिया तक जो है इनका कंट्रोल मंगोल्स का पहुँच गया। मोहम्मद शाह ऑफ ख्वारिज़्म इन सेंट्रल एशिया एग्जीक्यूटेड मंगोल एम्बेसडर। अब क्या हुआ, जो मोहम्मद शाह थे ख्वारिज़्म के, उज़्बेकिस्तान में एक जगह है, तो वहाँ के जो मोहम्मद शाह थे उन्होंने क्या करा, बहुत सारे मंगोल एम्बेसडर्स को
एग्जीक्यूट कर दिया, मार दिया। जंगीज़ खान हैड टू रिस्पॉन्ड टू देयर एग्जीक्यूशन। अब जंगीज़ खान को इसका जवाब देना था। तो क्या हुआ, द मंगोल्स डिस्ट्रॉयड सिटीज सच एज, मंगोल्स ने समरकंद, निशापुर, बुखारा और हेरत, इन सिटीज़ को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया इस बात का बदला लेने के लिए कि ऐसा उन्होंने कैसे कर दिया, क्यों उन्हें एग्जीक्यूट करा। जंगीज़ खान एंड इंडिया। अब जंगीज़ खान और इंडिया के बीच में क्या रिलेशन था, क्या इंडिया वालों ने सामना किया, तो वो सब कुछ हम देखेंगे। तो क्या हुआ, सुल्तान मोहम्मद की खोज में जो मंगोल फोर्सेस थी वो अजरबैजान की तरफ गई, ठीक है, और उन्होंने रशियन फोर्सेस को हरा दिया। जो दूसरी टुकड़ी थी वो सुल्तान के बेटे जलालुद्दीन के पीछे पीछे गई अफगानिस्तान में और सिंध प्रोविंसेस में। जब वो इंदस नदी के बैंक्स पे आए, किनारे पे आए, तो जंगीज़ खान ने सोचा कि अब वो मंगोलिया नॉर्थ इंडिया से होते हुए जाएंगे, असम से होते हुए, ठीक है। तो अब इस टाइम पे इंडिया वालों लोगों के ऊपर क्या गुजर रहा था, उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन इंडिया के अंदर उस टाइम पे इतनी ज़्यादा हीट थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी, नेचुरल हैबिटेट और इल ओमेंस दैट वर रिपोर्टेड टू हिम बाय हिज सूथसेयर व्हिच मेड हिम चेंज ऑफ हिज माइंड। अब उनके जो साथी थे उन्होंने उन्हें बताया कि नहीं नहीं, यहाँ पर इंडिया की तरफ तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत बुरा हाल चल रहा है, यहाँ पर इतना अच्छा क्लाइमेट नहीं है। तो इन चीज़ों के चलते जंगीज़ खान ने अपना माइंड चेंज कर लिया। तो इसी वजह से वो इंडिया के थ्रू नहीं गए, तो उन्होंने इंडिया में आना सही नहीं समझा और फाइनली वो 1227 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है, जंगीज़ खान की। अब कॉजेज़ फॉर द सक्सेस ऑफ जंगीज़ खान। जंगीज़ खान इतने ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों हुए थे, उसके क्या क्या कॉजेज़ थे, तो वो हम यहाँ पर समझेंगे। उनकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब उन्होंने क्या करा, जो उनके स्टेपी स्किल्स थे उनको उन्होंने और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया और उससे बहुत अच्छी मिलिट्री बने, बहुत अच्छी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज बनाई, ठीक है। द हॉर्स राइडिंग एंड हंटिंग स्किल्स ऑफ मंगोल्स एंड टर्क्स प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी। अब जो ये मंगोल्स थे उनके अंदर हॉर्स राइडिंग और हंटिंग स्किल्स तो थे ही, तो इससे क्या हुआ, आर्मी और ज़्यादा अच्छी बन पाई, और ज़्यादा बेटर बन पाई, और ज़्यादा इफेक्टिव बन पाई। Their abilities as rapid shooting archers from horseback were further perfected during regular hunting expeditions। अब क्या मतलब है इस बात का, अब वो इतनी अच्छी शूटिंग भी करते थे, बहुत अच्छा तीर कमान चलाते थे हॉर्स बैक के ऊपर से ही डायरेक्टली, तो उससे क्या हुआ, ड्यूरिंग रेगुलर हंटिंग एक्सपीडिशन, जब वो शिकार की खोज में निकलते थे तो वो इतनी अच्छी हंटिंग करते थे, तो उससे क्या हुआ, उनकी जीतने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ गए। वो इतनी अच्छी ये तीरंदाजी जो है वो जानते थे, इससे क्या होता था, वो एनिमीज़ को आराम से डिफीट कर सकते थे, उनके चांसेस बढ़ गए जीतने के। दे कैरिड आउट कैंपेन्स इन द डेप्थ्स ऑफ विंटर बाय यूजिंग फ्रोजन रिवर एज हाईवे टू द एनिमी सिटीज एंड कैंप्स। अब वो इस टाइम पे हमला करते थे जिस टाइम पे कोई सोच भी नहीं सकता था, जब नदियाँ बिल्कुल जम जाती थी ना ठंड की वजह से, तो उस टाइम पे उस बर्फ़ से जमी हुई नदी को वो यूज़ करते थे एज हाईवे, ताकि वो दुश्मन की सिटीज़ और कैंप्स तक पहुंच पाए, ठीक है। उन्होंने सीज इंजन्स और नैप्था बम्बार्डमेंट की जो टेक्निक थी, जो इंपॉर्टेंस थी, वो बहुत आराम से, बहुत जल्दी जो है वो सीख ली। हिज इंजीनियर्स बिल्ट लाइट पोर्टेबल इक्विपमेंट। अब क्या मतलब है इसका, जो उनके इंजीनियर्स थे वो क्या करते थे, बहुत हल्का सामान बनाते थे, बहुत हल्के इक्विपमेंट्स बनाते थे जो वो अपने ओपोनेंट्स, अपने एनिमीज़ के अगेंस्ट यूज़ किया करते थे। अब मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मंगोल्स। अब मिलिट्री कैसे ऑर्गेनाइज थी मंगोल्स के अंडर वो हम समझते हैं। मंगोल्स में जो सबसे ज़्यादा एबल बॉडीड होते थे या फिर एडल्ट मेल होते थे ट्राइब के अंदर, जो हथियार उठा सकते हैं, तो उन्हें लिया जाता था आर्मी में। दे कॉन्स्टिट्यूटेड द आर्म्ड फोर्सेज व्हेन द ओकेजन डिमांडेड। तो वो आर्मी में आ जाते थे जब भी ज़रूरत उनकी पड़ती थी। अब क्या होता था, अलग अलग मंगोल ट्राइब्स को इकट्ठा लिया गया था आर्मी के अंदर और नए नए मेंबर्स आते रहते थे जंगीज़ खान की आर्मी के अंदर, जिससे मतलब बहुत अलग सी उसकी कॉम्पोजिशन होती थी, यानी कि वो सेम ग्रुप के लोगों को इकट्ठा नहीं रखते थे। ही ऑल्टर्ड द ओल्ड स्टेपी सिस्टम ऑफ डेसिमल यूनिट सिस्टम। अब वो इस तरीके से सोल्जर्स को जो है डिवाइड करते थे, इस तरीके की उन्होंने डिविजन्स बना रखी थी आर्मी के अंदर। ही डिवाइडेड द ओल्ड ट्राइबल ग्रुपिंग्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड देयर मेंबर्स इनटू न्यू मिलिट्री यूनिट्स। अब वो जो पुराने ट्राइबल ग्रुप्स है ना, उन्होंने नए मिलिट्री यूनिट्स के अंदर तब्दील कर दिए थे, चेंज कर दिए थे। नो इंडिविजुअल कुड मूव फ्रॉम हिज अलॉटेड ग्रुप। कोई भी पर्सन अपने ग्रुप को छोड़कर उनकी परमिशन के बिना नहीं जा सकता था। अगर वो करते थे तो उन्हें बहुत बुरी तरीके से पनिश किया जाता था। दस द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ सोल्जर्स, जो सबसे बड़ी यूनिट होती थी सोल्जर्स की, वो उसमें 10,000 सोल्जर्स होते थे, जिसे हम तूमन भी कहते हैं। नाउ इंक्लूडेड डिफरेंट ट्राइब्स एंड क्लैंस, और उसके अंदर बहुत अलग अलग ट्राइब्स और क्लैंस के लोग होते थे। द मिलिट्री यूनिट्स वर टू सर्व अंडर जंगीज़ खान 4 सन। जो मिलिट्री यूनिट्स थी उन्हें जंगीज़ खान के 4 बेटों के अंडर सर्व करना होता था, एंड स्पेशली चूजन कैप्टन ऑफ हिज आर्मी यूनिट्स कॉल्ड नोयान। और वो जो उनके आर्मी यूनिट्स थी उनके कैप्टन्स भी वो चूज़ करते थे जिन्हें नोयान कहा जाता था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, स्टार मार्क कर लो, अपनी बुक में लिख लो।
A band of followers who had served Genghis Khan loyally through grave adversity for many years also became important within the new realm. अब जो लोग जंगीज़ खान को बहुत अच्छे से बहुत लॉयली सर्व करते थे उनकी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेज बन जाती थी उनके नज़रों में. कन्फेरिंग टाइटल्स. अब जंगीज़ खान उन्हें टाइटल्स भी दिया करते थे. जंगीज़ खान कन्फेयर टाइटल ऑफ ब्लड ब्रदर्स अंडा पब्लिकली टू मिलिट्री पर्सन. जो मिलिट्री पर्सन उन्हें बहुत अच्छी सर्विस देते थे वो उन्हें अपना ब्लड ब्रदर कहते थे, यानी कि अंडा. इंपॉर्टेंट टर्म है, याद कर लो, स्टामा कर लो. ही ऑल्सो ऑनर्ड हम्बलर पर्सन्स एज बॉन्ड्समैन, अ टाइटल दैट इंडिकेटेड देयर क्लोज रिलेशनशिप विद जंगीज़ खान. जो जंगीज़ खान को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे, बहुत लॉयल रहते थे उनके प्रति, तो जंगीज़ खान उन्हें भी ऑनर करते थे, उन्हें बॉन्ड्समैन का एक टाइटल देते थे. और ये टाइटल इंडिकेट करता था कि जंगीज़ खान का इन लोगों के साथ बहुत क्लोज रिलेशनशिप है. आगे देखते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर जंगीज़ खान. ठीक है, अब जंगीज़ खान असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्निंग द न्यू कंक्वेर्ड पीपल टू हिज 4 सन्स जोची, चांगताई, ओगदेई एंड तोले. तो ये आपको उनके 4 सन्स के नाम याद करने पड़ेंगे. इसे मैं स्टार मार्क कर रही हूँ और इसे बुक के अंदर लिख लेना और याद भी कर लेना. तो जंगीज़ खान ने अपनी टेरिटरी को गवर्न करने की, कंट्रोल करने की अथॉरिटी अपने 4 बेटों को सौंप रखी थी. दीज कंप्राइज द 4 उलूस. अब उलूस क्या होती है? एक टर्म होती है टेरिटरीज के लिए. वो टेरिटरीज फिक्स नहीं होती थी. जितना ज़्यादा वो कंट्रोल अपना बढ़ाते जाएंगे उतनी ज़्यादा वो टेरिटरी इंक्रीज होती चली जाएगी. तो उनके एम्पायर को उन्होंने 4 हिस्सों में बांट रखा था जिन्हें उसे उलूस कहा जाता था. ठीक है, उलूस कहा जाता था. उलूस का ये मतलब नहीं था एक फिक्स टेरिटरी. वो टेरिटरी बढ़ भी सकती है जैसे जैसे वो और ज़्यादा आक्रमण करते हैं और ज़्यादा अपने एम्पायर को बढ़ाते हैं. जंगीज़ खान reign was full of conquest and expanding territory where boundaries changed frequently. जंगीज़ खान का जो टाइम पीरियड था वो बहुत कंक्वेस्ट और टेरिटरी बढ़ाने से रिलेटेड था, यानी कि अपने पूरे उस टाइम पीरियड में उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपैंड किया था उस एम्पायर को. अब जंगीज़ खान का ये सोचना था, ये मानना था कि उनके चारों बेटे मिलकर उनके एम्पायर को चलाएंगे. जंगीज़ खान के जो सबसे बड़े बेटे थे जोची रिसीव रशियन स्टेपीज बट द बाउंड्री ऑफ हिज टेरिटरी उलूस वाज नॉट फिक्स्ड. अब जोची जो सबसे बड़े बेटे थे उन्हें रशियन स्टेपीज वाला एरिया दिया गया, लेकिन उनका जो उलूस था उसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती. जैसे जैसे वो अपने उलूस को एक्सपैंड करते तो वो बढ़ता जाता उसका साइज. इट एक्सटेंडेड एज फार एज वेस्ट एज हिज हॉर्सेस कुड रॉम. जितना ज़्यादा उनके घोड़े जितना दूर तक दौड़ सकते थे उतना वो अपने एम्पायर को, अपने उस उलूस को, उस पार्ट को एक्सपैंड कर सकते थे. जंगीज़ खान सेकेंड सन, जंगीज़ खान के जो दूसरे बेटे थे चांगताई, वॉज गिवन द ट्रांसऑक्शनियन स्टेपी एंड लैंड्स नॉट टू द पामीर माउंटेन्स बिसाइड हिज ब्रदर. ठीक है, तो उनके ब्रदर के साइड में जो ट्रांसऑक्शनियन स्टेपी वाला एरिया था, जो पामीर माउंटेन्स के नॉर्थ का हिस्सा था, वो उनके भाई चांगताई को दिया गया. Genghis Khan had decided that his third son Ogadai would succeed him as the great Khan. जंगीज़ खान का मानना था कि जो उनके तीसरे बेटे हैं ओगदाई, वो आगे चल के ग्रेट खान बनेंगे. ठीक है, द प्रिंस एस्टेब्लिश्ड हिज कैपिटल एट काराकोरम आफ्टर एसेशन. तो क्या हुआ, ओगदाई ने अपनी जो कैपिटल है वो काराकोरम में बनाई. जंगीज़ खान के जो सबसे छोटे बेटे थे तोलई रिसीव द एंसेस्ट्रल लैंड्स ऑफ मंगोलिया. उन्हें मंगोलिया वाला ही एरिया दिया गया. देखो, जंगीज़ खान का मानना था कि उनके बेटे जो है एम्पायर को कलेक्टिवली मिलकर रूल करेंगे. इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए उन्होंने क्या करा, हर एक प्रिंस के उलूस में एक एक मिलिट्री कंटिजेंट को बिठा दिया, जिसे तामा कहा जाता है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. फैमिली मेंबर्स के सारे इश्यूज़ जो हैं वो चीफटेन की असेंबली यानी कि कुरिलताई के अंदर डिस्कस किए जाते थे. फैमिली से रिलेटेड, कैंपेन से रिलेटेड, प्लंडर को डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड, पेस्टल लैंड से रिलेटेड, सक्सेशन से रिलेटेड, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो उस कुरिलताई के अंदर ही लिए जाते थे. सो नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अंडर जंगीज़ खान. तो जंगीज़ खान जब थे तो कैसा ट्रेड और कम्युनिकेशन सिस्टम था वो हम समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम कुरियर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना. ठीक है, जंगीज़ खान हैड फॉर्म द रैपिड कुरियर सिस्टम दैट कनेक्टेड द डिस्टेंट एरियाज ऑफ हिज रिजाइन. तो जंगीज़ खान एक बहुत रैपिड कुरियर सिस्टम जो था वो बनाया था, जो कि अब उसके एम्पायर के दूर दूर वाले इलाकों को ज्वाइन करता था. और इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्विक राइडर्स होते थे जो कि बहुत जल्दी दूर दूर वाले एरियाज़ को कनेक्ट करते थे, मतलब बहुत जल्दी मैसेज को स्प्रेड कर देते थे. द मंगोल नोमैड्स कंट्रीब्यूटेड अ टेंथ ऑफ देयर हार्ड ईदर हॉर्स और लाइफ स्टॉक एज प्रोविजंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ दिस कम्युनिकेशन सिस्टम. और इसके लिए वो टैक्स भी दिया करते थे, यानी कि जो मंगोल नोमैड्स थे वो 1/10 ऑफ देयर हॉर्सेज और जो भी उनके पास है उसका 1/10 हिस्सा दिया करते थे इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए. और इसको कुबकुर टैक्स के नाम से भी जाना जाता है. तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसे स्टार मार्क कर लेना. कुबकुर टैक्स क्या होता है? ये टैक्स मतलब जो नोमैड्स ये देते थे 1/10 अपने
हॉर्सेस का या फिर जो भी लाइफ स्टॉक उनके पास है इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वो टैक्स देते थे, कुछ फ़ायदा तो था नहीं, इसके वो बहुत सारे बेनिफिट्स जो थे वो लेते थे। द कुरियर सिस्टम वॉज फर्दर रिफाइंड। इस कुरियर सिस्टम को यैम बोला जाता है, और जो टैक्स पे करना पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, कुबकुर टैक्स, ठीक है। कुबकुर इज द टैक्स एंड यैम इज द कुरियर सिस्टम। जो ये कुरियर सिस्टम था ना, was further refined after जंगीज़ खान डेथ एंड इट्स स्पीड एंड रिलायबिलिटी सरप्राइज्ड ट्रेवलर्स। अब ये जंगीज़ खान का जो कुरियर सिस्टम था ये उनकी डेथ के बाद भी मेंटेन रहा और ज़्यादा एफिशिएंट हुआ, और इसकी स्पीड और रिलायबिलिटी से जो ट्रेवलर्स थे वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाते थे, शॉक हो जाते थे। ये बहुत जल्दी मैसेज को भेजने के लिए यूज़ किया जाता था, बहुत जल्दी इससे काम होता था, इसकी स्पीड बहुत क्विक होती थी। इससे जो है क्या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्या क्या हो रहा है उनके एम्पायर के अक्रॉस, तो वो आराम से जान पाते थे ग्रेट खान, जंगीज़ खान या फिर जो भी फर्दर सक्सेसर्स बने। ट्रेड, अब ट्रेड की क्या कंडीशंस थी, व्हेन पीस वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर मंगोल कंक्वेस्ट ट्रेड कनेक्शंस मैच्योर। जब शांति हुई, जब इन्वेजन्स हो चुकी थी, कंक्वेस्ट हो चुका था, तो उसके बाद क्या हुआ, ट्रेड और ज़्यादा एफिशिएंट हुआ और ज़्यादा मैच्योर हुआ और ज़्यादा बढ़िया कनेक्शंस हुए। यूरोप एंड चाइना वर टेरिटोरियली लिंक्ड विद मंगोलिया। यूरोप और चाइना जो थे वो टेरिटोरियली लिंक थे मंगोलिया के साथ। ट्रेवल एंड ट्रेड अलॉन्ग सिल्क रूट इंक्रीज अंडर द अथॉरिटी ऑफ मंगोल्स। क्या होता था, जो ट्रेड चलता था सिल्क रूट के अक्रॉस इंक्रीज हो गए। द ट्रेड रूट्स डिड नॉट स्टॉप इन चाइना। पहले क्या होता था, ट्रेड रूट्स चाइना में आके ख़त्म हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब मंगोलिया तक जो ट्रेड रूट्स हैं या फिर काराकोरम तक वो ट्रेड रूट्स स्प्रेड हो गए, आगे बढ़ गए, ठीक, एक्सपैंड हो गए। कम्युनिकेशन एंड ईज ऑफ ट्रेवल वॉज एसेंशियल टू मेंटेन द अथॉरिटी ऑफ द मंगोल रेजाइन। अब कम्युनिकेशन और ये ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रेवलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट था मंगोल लोगों के लिए अपनी एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए। ट्रेवलर्स वर गिवन अ पास। अब जो ट्रेवलर्स थे उन्हें पास दिया जाता था, जिसे पैसा बोला जाता है पर्शियन में और ग्रीक बोला जाता है मंगोलियन में। ये क्यों होता था, ताकि वो आराम से सेफली एम्पायर के अंदर दाखिल हो पाए, घुस पाए, इसलिए उन्हें एक पास दिया जाता था जिसे पैसा बोला जाता था। और ट्रेडर्स को टैक्स पे करना पड़ता था इसके लिए, ठीक है, अंदर घुसने के लिए, देयरबाय एक्नॉलेजिंग द मंगोल अथॉरिटी, ठीक है। और इसको कौन ध्यान रखती थी, मंगोल लोग जो है इसका ध्यान रखते थे, ऐसे वो लोगों के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर, ट्रेवलर्स के ऊपर कंट्रोल किया करते थे। अब मंगोल्स आफ्टर जंगीज़ खान के बाद मंगोल्स का क्या हुआ, तो देखो, जंगीज़ खान डाइड इन 1227 BCE। इस टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। तो बाय द मिडल ऑफ 13th सेंचुरी द जंगीज़ खान ड्रीम ऑफ कलेक्टिव, यहाँ पे BCE नहीं आएगा फिर, ठीक है। तो क्या होता है, 13th सेंचुरी के मिडिल टाइम पीरियड में क्या होता है, जंगीज़ खान का जो ड्रीम था कि उनके सारे बेटे जो हैं वो मिलकर राज करेंगे, तो वॉज ग्रेजुअली रिप्लेस बाय इंडिविजुअल डायनेस्टी। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, अलग अलग डायनेस्टीज़ में बट गए। रूलिंग सेपरेट उलूस, नाउ इट मीन टेरिटोरियल डोमिनियन। अब उनका उलूस अलग अलग तो था ही, और ज़्यादा उनको बिल्कुल अलग कर लिया उन्होंने, बिल्कुल अलग अलग डायनेस्टीज़ में बट गए। This was the result of succession struggles where Genghis Khan descendants competed for the office of Great Khan and rich pastoral lands। अब यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ गया था, क्यों, जो उनके बेटे थे ना वो अंदर ही अंदर लड़ने लग गए थे ग्रेट खान की पोजीशन के लिए और उन पेस्टोरल लैंड्स के ऊपर, ठीक है। युआन एंड सेकेंड खान डायनेस्टीज फॉर्म्ड इन चाइना एंड ईरान बाय डिसेंडेंट्स ऑफ तोले। जो तोले के डिसेंडेंट्स थे उन्होंने युआन और सेकेंड खानेट डायनेस्टी बनाई थी चाइना में और ईरान में। और जो जोची थे उनके जो डिसेंडेंट्स थे उन्होंने गोल्डन हॉर्ड या फिर रशियन स्टेपीज़ में उन्होंने रूल करा। चांगताई के जो सक्सेसर्स थे उन्होंने ट्रांसडोक्शनिया के स्टेपीज़ में रूल करा, और जिन्हें हम तुर्किस्तान कहते हैं उस एरियाज़ में भी चांगताई के सक्सेसर्स ने रूल करा। नोमैडिक ट्रेडिशंस कंटिन्यूड फॉर लॉन्ग टाइम इन सेंट्रल एशिया। ये जो नोमैडिक ट्रेडिशंस थे वो बहुत टाइम तक चलते रहे सेंट्रल एशिया में, तो वहाँ पर ये चलते रहे ये ट्रेडिशंस, नोमैडिक ट्रेडिशंस। देयर वाज अ ग्रेजुअल सेपरेशन ऑफ डिसेंडेंट्स ऑफ जंगीज़ खान इनटू सेपरेट लाइनेज ग्रुप्स। मैंने आपको पहले भी लाइनेज का मतलब समझाया था। तो क्या होता है, जंगीज़ खान के डेथ के बाद उनके जो बेटे हैं ना वो अलग अलग लाइनेज के अंदर बढ़ जाते हैं, मतलब अलग अलग उनकी जो डायनेस्टीज़ है वो क्रिएट हो जाती है। इससे क्या पता चलता है कि जो यूनिटी थी वो अब बदल चुकी है। दिस वॉज ड्यू टू द कॉम्पिटिशन अमंग द कजिन क्लैंस। अब ये क्यों होता है, उनके बीच में जो कॉम्पिटिशन था उसके वजह से। जो तोलोइद ब्रांच थी, यानी कि जो तोलोइद के फर्दर डिसेंडेंट्स थे, वॉज मोर क्लेवर इन प्रेजेंटिंग देयर वर्जन्स ऑफ द फैमिली डिसएग्रीमेंट्स इन द स्टोरीज प्रोड्यूस्ड अंडर देयर पैटर्नेज। अब क्या हुआ, जो तोलोइद ब्रांच थी ना उन्होंने बहुत चालाकी से अपने डिसएग्रीमेंट्स को हिस्ट्रीज़ के अंदर दिखाया है, ठीक है।
दिस वॉज बिकॉज दे कंट्रोल ईरान एंड चाइना एंड रिक्रूटेड मेनी स्कॉलर्स। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि वो ईरान और चाइना को कंट्रोल करते थे और वहाँ से उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को अपॉइंट कर रखा था, रिक्रूट कर रखा था। पर्शियन क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंड खानिद ईरान ड्यूरिंग द लेट 13th century हैड डिटेल्स ऑफ वायलेंट किलिंग्स ऑफ द ग्रेट खान एंड ऑल्सो इट हैड एग्रीवेटेड द नंबर ऑफ पीपल किल्ड। जो पर्शियन क्रॉनिकल्स है जो सेकेंड खानिद डायनेस्टी ने प्रोड्यूस करे थे ईरान में लेट 13th century के दौरान, तो वहाँ पर बताया जाता है कितने सारी किलिंग्स करी थी ग्रेट खान ने और कितने नंबर ऑफ पीपल जो है वो मर गए थे इन अटैक्स के अंदर, इस वायलेंस के अंदर, वो भी बताया गया है। तो ये इतना ज़्यादा आपका काम का नहीं था। तो अब हम पढ़ेंगे पीस बिटवीन नोमैडिक एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। द राइवलरी बिटवीन नोमैडिक एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ और सेटल्ड एलिमेंट्स विद इन द मंगोल एम्पायर रिड्यूस्ड इन 13th century। जो दुश्मनी थी इन दोनों के बीच में, नोमैड्स के बीच में और सेटल्ड कम्युनिटीज़ के बीच में, ये कम हो गई थी 13th century के दौरान। फॉर एग्जाम्पल 1230s में क्या हुआ, जब मंगोल्स ने चंद डायनेस्टी को नॉर्थ चाइना में हरा दिया, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रेशर ग्रुप विद इन द मंगोल लीडरशिप दैट वांटेड द मसैकर ऑफ ऑल पेजेंट्री। तो क्या हुआ, एक पर्सनालिटी थी, एक लीडर थे जिनको क्या चाहिए था कि सारे पीजेंट्स को बिल्कुल उनका मसैकर कर दिया जाए, मार दिया जाए, उनके फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनके फील्ड्स को पैस्चर लैंड्स में बदल दिया जाए। लेकिन 1270s में क्या होता है, जब साउथ चाइना को मंगोल एम्पायर ने अपने कब्जे में लिया आफ्टर द डिफीट ऑफ संग डायनेस्टी, जंगीज़ खान के जो ग्रैंडसन थे कुबलाई खान, वो इन पीजेंट और इन सिटीज़ के प्रोटेक्टर की तरह उभर के सामने आए। 1290s में क्या होता है, जब मंगोल रूलर ईरान के गजन खान जो थे, और डिसेंडेंट ऑफ जंगीज़ खान यंगेस्ट सन, जो सबसे छोटे बेटे थे उसके डिसेंडेंट थे गजन खान, मंगोल रूलर थे ईरान के, वांट फैमिली मेंबर्स एंड अदर जनरल्स नॉट टू एक्सप्लॉइट पीजेंट्स। उन्होंने सभी फैमिली मेंबर्स को और सभी दूसरे मिनिस्टर्स को बोला कि तुम पीजेंट्स को बिल्कुल एक्सप्लॉइट नहीं करोगे, क्योंकि इट वुड नॉट लीड टू अ स्टेबल प्रॉस्पेरस रूल। इससे क्या होगा, जो एम्पायर है वो इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस नहीं रहेगा, उसकी प्रॉस्पेरिटी स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि पेजेंट्स ही तो हैं जो प्रोड्यूस करते हैं। देयर वॉज ऑल्सो प्रेशर टू मूव फ्रॉम नोमैडिक टू सेटल्ड लाइफ, और प्रेशर ये भी था कि नोमैडिक को छोड़कर अब सेटल्ड लाइफ को प्रैक्टिस किया जाए इन नए एरियाज़ में, विच वर फार अवे फ्रॉम द ओरिजिनल स्टेपी, क्योंकि ये एरियाज जो थे वो स्टेपी से बहुत ज़्यादा दूर थे। सो देखो, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी, जंगीज़ खान की डेथ के बाद जो एक्सपेंशन था एम्पायर में, वो दो फेजेस के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट फेज इस टाइम पीरियड को बोला जाता है 1236 to 42, ठीक है। इस टाइम पे रशियन स्टेपीज, बल्गर, कीव, पोलैंड, हंगरी, यहाँ पर एम्पायर का एक्सपेंशन देखने को मिला था। और सेकेंड फेज इस टाइम पीरियड को बोला जाता है 1255 से 1300 को, ठीक है। तो इस टाइम पे चाइना, ईरान, इराक, सीरिया, यहाँ पर कंक्वेस्ट चल रहे थे। और इन कैंपेन्स के बाद जो एम्पायर की जो बाउंड्री थी ना, वो स्थिर हो गई थी, स्टेबलाइज हो गई थी, इतना ज़्यादा उसके अंदर एक्सपेंशन देखने को नहीं मिला। तो चलिए फर्स्ट फेज को डिटेल में समझते हैं। Though the Mongol military forces met with few reversal in the decade after 1203 CE, तो 1203 सेंचुरी के बाद बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले थे मंगोल मिलिट्री फोर्सेस के अंदर। लेकिन 1260s के बाद क्या होता है, ये जो एम्पायर है ना, ये वेस्ट की तरफ से गिरना शुरू हो जाता है। उनके जो कैंपेन्स थे वो डिस्टर्ब होने शुरू हो जाते हैं 1260s के बाद। तो वो हम सेकेंड फेज में समझेंगे। इट वॉज इन द स्पिरिट ऑफ जंगीज़ खान आइडल्स दैट इज ग्रैंडसन मोंके। अब देखो, जंगीज़ खान का इतना दबदबा था, इतनी पावर थी कि उनके जो ग्रैंडसन थे, जो पोते थे मोंके, उन्होंने एक फ्रेंच रूलर लुइस 9 को धमका दिया था, डांट दिया था, वार्निंग दे दी थी, ठीक है। तो 1236 से 41 इस टाइम पे क्या हुआ, जो बाटू थे, जो दूसरे ग्रैंडसन थे, पोते थे जंगीज़ खान के, उन्होंने रशियन लैंड्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया था मॉस्को तक, और उन्होंने पोलैंड के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, हंगरी के ऊपर कंट्रोल कर लिया था, और उन्होंने वियना के बाहर तक अपने कैंप्स लगा लिए थे, ठीक है। 13th सेंचुरी में क्या होता है, ऐसा लग रहा था कि इवन भगवान भी जो है वो मंगोल्स की साइड है। एटर्नल स्काई वॉज ऑन द साइड ऑफ मंगोल्स। Many parts of China, Middle East and Europe saw Genghis Khan conquest as the wrath of God। मतलब इन सभी इलाकों में, चाइना, मिडल ईस्ट, यूरोप, यहाँ पर बहुत सारे कंक्वेस्ट देखने को मिले, और सभी के सभी आक्रमण के अंदर जो है मंगोल्स की जीत साबित हुई। ऐसा लग रहा था कि भगवान भी इवन मंगोल्स की ही साइड है, ठीक है। सेकेंड फेज,
तो 1260s के बाद क्या होता है, जो मंगोल एम्पायर है वो वेस्ट की तरफ से टूटना शुरू हो जाता है। वेना, वेस्टर्न यूरोप, इजिप्ट, ये सारे पहले मंगोल फोर्सेस के कंट्रोल के अंडर थे। हाउएवर दे रिट्रीट फ्रॉम हंगेरियन स्टेपीज। क्या होता है बाद में चल के, ये मंगोल्स जो है ना वो हंगेरियन स्टेपी से पीछे हट जाते हैं और वो इजिप्शियन फोर्सेस से भी हार जाते हैं। तो ये कुछ नए पॉलिटिकल ट्रेंड्स के वजह से होता है। तो क्या रीज़न था कि भाई एकदम से जो मंगोल्स इतने अच्छे से कंट्रोल कर रहे थे, इतना ज़्यादा उन्होंने एक्सपेंशन कर लिया था, तो एकदम से वो कैसे हारने लगे थे? क्यों उन्होंने हंगेरियन स्टेपीज से बैक ऑफ कर लिया था? क्यों वो इजिप्शियन फोर्सेस से हार गए थे? तो उसके पीछे दो रीजन से वो हम समझते हैं। The first was a consequence of internal politics of succession within the Mongol family. अब देखो क्या चल रहा था, एक इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही थी। ये सोच रहे थे कि भाई अब कौन राजा बनेगा। जोची, ओगदेई, इनके बीच में एक्शन चल रहा था कि भाई अब किसको ग्रेट खान की पोजीशन मिलनी चाहिए। तो क्या हुआ, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो टॉपिक था, ये यूरोप में कब्जा करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट था इनके लिए। सेकेंड रीज़न क्या था, जो जोची और ओगदेई लाइनेजेस थी, दे वर मार्जिनलाइज्ड बाय तोलेद ब्रांच, यानी कि जो तोलेद ब्रांच थी वो ज़्यादा पावरफुल साबित हुई एज़ कम्पेयर टू जोची एंड ओगदेई ब्रांच या फिर लाइनेजेस। ठीक है, और ये सारे ही जंगीज़ खान के डिसेंडेंट्स थे। ठीक है, जोची अलग उसका बेटा था एंड ओगदेई दूसरा बेटा था एंड तोलेद दूसरा बेटा था, और उनकी फर्दर जनरेशन को ब्रांचेस या फिर लाइनेजेस बोला जाता है। तो जो जोची के और जो ओगदेई के जो बेटे थे, फर्दर जनरेशन्स थी, वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी एज़ कम्पेयर टू तोलेद जनरेशन या फिर डिसेंडेंट्स। अब देखो, वेन मोंग के अ डिसेंडेंट ऑफ तोलेई, तो मोंग के एक तोलेई के डिसेंडेंट थे। ठीक है, तोलेई ब्रांच से आते थे, तो वो राजा बने और उन्होंने ईरान के अंदर कैंपेन्स बनाने की सोची। ठीक है, 1250s के दौरान। लेकिन तोलेई का तो इंटरेस्ट था चाइना में कब्जा करने के रिलेटेड, यानी कि अब वो चाइना में कब्जा करना चाहते थे तोलेई। ठीक है, तोलेई जो थे वो मोंगे के ही फैमिली मेम्बर थे। ठीक है, तो इसके वजह से उन्होंने चाइना के अंदर कॉन्क्वेस्ट करना शुरू कर दिया 1260s के अंदर। अब फोर्सेस और सप्लाईज जो थे वो सारे चाइना के कॉन्क्वेस्ट में लग रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे दूसरी जगह से भी अटैक होने लगा। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मंगोल फील्डेड अ स्मॉल अनस्टाफ्ड फोर्स अगेंस्ट द इजिप्शियन मिलिट्री। अब इजिप्ट वाले लोगों ने भी, इजिप्शियन मिलिट्री ने भी हमला कर दिया, तो उनके पास बहुत छोटी आर्मी बच गई थी, बहुत कम सप्लाईज बच गए थे इजिप्शियन मिलिट्री से लड़ने के लिए, क्योंकि वो चाइना के अंदर अपने हथियार का इस्तेमाल कर रहे थे। सो द डिफीट एंड increased preoccupation with China of Toled family marked the end of western expansion of the Mongol। अब क्या हुआ, इससे वो हार गए, इजिप्शियन मिलिट्री से वो हार गए, क्योंकि वो अपनी मिलिट्री सप्लाईज तो कहीं और यूज़ कर रहे थे। तो इससे क्या हुआ, जब ये तोलेद फैमिली जो है इनके साथ लड़ाई में वो हारे, उसके बाद जो मंगोल्स का जो एक्सपेंशन था वो एकदम से ख़त्म हो गया। ठीक है, वेस्टर्न एक्सपेंशन खत्म हो गया। एट द सेम टाइम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जोचित एंड तोलेद, सिमिलर टाइम पे जोची और तोलेद के डिसेंडेंट्स के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही थी रशियन और ईरानियन फ्रंटियर को लेके। डाइवर्टेड द जोचीज अवे फ्रॉम द फर्दर यूरोपियन कैंपेन्स। तो इससे क्या हुआ, इस लड़ाई के वजह से अब उनका ध्यान जो था जोचीज़ का वो यूरोपियन कैंपेन से हट गया था। अब वो रशियन ईरानियन फ्रंटियर के ऊपर लड़ रहे थे, तो ऐसे में क्या हुआ, दूसरी तरफ से भी गिरना शुरू हो गया। मंगोल एक्सपेंशन वाज सस्पेंडेड इन द वेस्ट बट देयर कैंपेन्स डिड नॉट स्टॉप इन चाइना। वेस्ट की तरफ से बेशक एक्सपेंशन बंद हो गया था, लेकिन उनके कैंपेन्स चाइना में अभी बंद नहीं हुए थे, विच वॉज रीयूनाइटेड अंडर मंगोल्स। मंगोल्स के पास ही थे चाइना का कंट्रोल। अब हम देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ जंगीज़ खान रूल। तो आज ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वन शॉट रिवीजन हम करने वाले हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने इस संडे को आपका एक लाइव लिया था, वैसे ही मैं लाइव में आपको या तो वन शॉट में डिस्कस करवाऊंगी पूरा चैप्टर, या फिर MCQ या क्वेश्चन आंसर्स के हम रिवीजन किया करेंगे। तो हर संडे ज्वाइन करना मत भूलना लाइव सेशन को, ठीक है, मैं याद दिला रही हूँ। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं करा है तो। एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स ऑफ जंगीज़ खान रूल। अब जंगीज़ खान के रूल के क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स थे, कैसे वो कंट्रोल किया करते थे, वो हम समझते हैं। ड्यूरिंग द रीन ऑफ जंगीज़ खान सिविल एडमिनिस्ट्रेटर्स वर रिक्रूटेड फ्रॉम द कंक्वायर्ड लैंड्स। जहाँ जहाँ पर मंगोल एम्पायर का कब्जा होता था वहाँ से वो एडमिनिस्ट्रेटर्स को जो है रिक्रूट करते थे, अपॉइंट करते थे। बट दे वर डिप्लॉयड इन डिस्टेंट एरियाज़। लेकिन ये बहुत समझदार थे, उन्हीं एरियाज़ में वो उन्हें
एम्प्लॉय नहीं करते थे, वो कहीं और भेज देते थे उन्हें, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए। चाइनीज़ सेक्रेटरीज वर पोस्टेड इन ईरान, जो चाइनीज़ सेक्रेटरीज थे उन्हें ईरान में पोस्ट कर दिया, और जो ईरानियन थे यानी कि पर्शियन थे उन्हें चाइना में पोस्ट कर दिया, यानी कि उनको उनके खुद के नेटिव लैंड में कभी भी उन्होंने एम्प्लॉय नहीं करा। These administrators helped in integrating the distant regions। इससे क्या होता था, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते थे, ये कंट्रोलर्स जो है वो इन दूर दूर के इलाकों को लिंक कर देते थे, यूनाइट कर देते थे, इंटीग्रेट कर देते थे। देयर बैकग्राउंड्स एंड ट्रेनिंग वर ऑलवेज यूजफुल इन कंट्रोलिंग द नोमैडिक प्रेडेशन ऑन सेडेंटरी लाइफ। अब इनका जो बैकग्राउंड होता था इन एडमिनिस्ट्रेटर्स का, इनकी जो ट्रेनिंग थी, उससे वो आराम से इस नोमैडिक एम्पायर के ऊपर कंट्रोल कर पाते थे। These administrators retained the confidence of their masters till the time they continued to increase revenues for them। जितना ज़्यादा वो अपना रेवेन्यू इकट्ठा कर पाते थे वो एडमिनिस्ट्रेटर, उतना ज़्यादा उनके मास्टर्स को उनके ऊपर विश्वास होता था, उतने ज़्यादा वो अपने मास्टर्स के प्रति अच्छे रहते थे। These administrators could sometimes command considerable influence। अब क्या होता था, कई बार ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे ना, ये कमांड भी कर पाते थे और इनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती थी इनके एरिया के अंदर। अब यसा, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। सो ये क्या था, ये था लीगल कोड ऑफ जंगीज़ खान, ठीक है। इट इज़ बिलीव दैट यसा वॉज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड बाय जंगीज़ खान एट द कुरिलताई। अब कुरिलताई क्या थी ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ पिछली वीडियोज़ के अंदर। तो देखो, यसा जो था वो जंगीज़ खान ने एक कुरिलताई में बनाया था। 1206 में जो कुरिलताई हुई थी उसमें, विद द एम टू रीऑर्गेनाइज मंगोल सोसाइटी। और उन्होंने ये क्यों बनाया था, ताकि वो मंगोल सोसाइटी को रीऑर्गेनाइज कर सके और उसे एक नई शेप दे सके। जब ये यसा बनाया गया था ना, यानी कि ये जो रूल्स बनाए गए थे, यसा क्या होता है, कुछ रूल्स जिनके मदद से वो अपने एम्पायर को गवर्न करते थे। तो जब वो बनाया गया था तो उसे यसाक बोला जाता था। यसाक का क्या मतलब होता है, लॉ, डिक्री और ऑर्डर भी हम इसे कह सकते हैं। By the middle of 13th century, Mongols started using the term yasa in more general sense to mean the legal code of Genghis Khan। तो क्या हुआ, मिडल ऑफ 13th सेंचुरी के दौरान जो मंगोल्स थे उन्होंने इस टर्म को यसा बना लिया, यसा नाम से वो बोलने लगे इस टर्म को। इसका क्या मतलब होता है, लीगल कोड ऑफ जंगीज़ खान, यानी कि जंगीज़ खान के द्वारा बनाया गया उनका लीगल कोड, उनके मेन रूल्स। अदर फ्यू डिटेल्स अबाउट यसाक वर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस लाइक द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द हंट। यसाक के अंदर दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस लिखी होती थी, रूल्स लिखे होते थे कि कैसे हंट की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे रेगुलेट किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, आर्मी कैसे ऑर्गेनाइज होगी, पोस्टल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होगा। तो ये सब कुछ यसा के अंदर लिखा गया था। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉ एज द आइडेंटिटी ऑफ मंगोल्स। तो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं चैप्टर को आज। तो देखो, मिडल ऑफ 13th सेंचुरी में क्या हुआ, जो मंगोल्स थे उन्होंने सभी लोगों को यूनिफाई कर लिया और उन्होंने वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बड़ा, लार्जेस्ट आई कुड से, एम्पायर बनाया। उन्होंने बहुत अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ के ऊपर, अलग अलग हिस्ट्री वाले लोगों के ऊपर, अलग अलग कल्चर फॉलो करने वाले लोगों के ऊपर जो है कंट्रोल करा, यानी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्स लोगों के ऊपर, डाइवर्स इलाके के ऊपर जो है कंट्रोल करा। मंगोल्स ने रीजन को पॉलिटिकली डोमिनेट कर रखा था, यानी कि बिल्कुल अच्छे से वही कंट्रोल करते थे, लेकिन वो नंबर में न्यूमेरिकली बहुत ज़्यादा कम संख्या में मौजूद थे, बहुत माइनॉरिटी थी, उनकी इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। अब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को, अपनी डिस्टिंक्टिवनेस को बरकरार रखा एक लॉ की मदद से, जिसे हम यसा बोलते हैं या फिर यासा भी कोई बोलता है इसे, ठीक है। यासा वॉज मोस्ट प्रोबेबली अ कॉम्पिलेशन ऑफ कस्टमरी ट्रेडिशंस ऑफ मंगोल ट्राइब्स। तो यासा के अंदर कुछ ट्रेडिशंस लिखे हुए थे मंगोल ट्राइब्स के, ठीक है, जिसे हम जंगीज़ खान कॉड ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो यसा की मदद से सभी मंगोल लोग जो थे वो यूनाइटेड थे और उन सभी की कॉमन बिलीफ से, यसा की मदद से, यसा के वजह से। इट रिकॉग्नाइज द एफिनिटी ऑफ जंगीज़ खान एंड डिसेंडेंट्स एंड इवन एज दे अब्सॉर्ब डिफरेंट। तो देखो, इससे क्या होता था, यसा के मदद से बेशक वो कहीं भी रहते थे, मंगोल्स कहीं पर भी उन्होंने कंट्रोल करा, तो वहाँ की थोड़ी बहुत लाइफस्टाइल तो उनके अंदर आएगा, लेकिन इस यसा की मदद से वो अपनी एथनिक आइडेंटिटी को बरकरार रख पाते थे और अपने उस लॉ को अपने डिफीटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर, प्रजा के ऊपर इम्पोज कर पाते थे। It was extremely empowering ideology inspired by Genghis Khan's vision and was vital in the construction of Mongol universal dominion। ठीक है, तो ये एक आइडियोलॉजी थी जो कि जंगीज़ खान से इंस्पायर्ड थी कि भाई अपने लॉज को, अपने ट्रेडिशंस को मत भूलो और
पूरे मंगोल सोसाइटी ने इसी को जो है अडॉप्ट करा, इसी को फॉलो करा, जिसके चलते उन्होंने इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा। अब मंगोल इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये टॉपिक हम देखते हैं। जंगीज खान इज रिमेंबर्ड इन द हिस्ट्री एज अ कंक्वेरर, डिस्ट्रॉयर ऑफ सिटीज एंड अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। तो जंगीज खान को एक कंक्वेरर के नाम से, एक शहरों के डिस्ट्रॉयर के नाम से, एक ऐसा पर्सन जिसने हज़ारों लोगों की जान ली है, तो इस नाम से जंगीज खान को जाना जाता है। Many 13th century residents of towns in China, Iran, Eastern Europe looked at steppe people with fear and distaste. However, for Mongols, Genghis Khan was the greatest leader of all time. जो 13th century के जो लोग थे, चाइना, ईरान, ईस्टर्न यूरोप, वो स्टेपी वाले लोगों को, मंगोल्स को बहुत डर से, बहुत बुरी तरीके से देखते थे, वो उनसे डरते थे, ठीक है। और जंगीज़ खान उन सभी मंगोल के सबसे बड़े लीडर माने जाते हैं आज तक, ठीक है। उन्होंने सभी मंगोल लोगों को यूनाइट करा, उन्हें वॉर से आज़ादी दिलाई, उनको प्रोस्पैरिटी दिलाई, रिस्टोर ट्रेड रूट्स, उन्होंने ट्रेड रूट्स को रिस्टोर किया, जो हमने पहले पढ़ा था दूसरी वीडियोस के अंदर। मार्केट्स दैट अट्रैक्टेड ट्रेवलर्स लाइक वेनेटियन, मार्को पोलो, उन्होंने ऐसी मार्केट्स जो है फॉर्म करी जिनसे जो बड़े बड़े ट्रैवलर्स है, जाने माने ट्रैवलर्स है जैसे कि मार्को पोलो, वो तक भी अट्रैक्ट हुए। यानी कि बेशक लोग उन्हें डर से, हॉस्टिलिटी के वजह से, डिस्ट्रॉयर के नाम से, किलर के नाम से जानते हैं, बट उन्होंने काफ़ी अच्छे काम भी करे हैं अपने लोगों के लिए। बेशक उन्होंने लोगों को हराया था, लेकिन उन्होंने 13th सेंचुरी में बहुत बड़ा मंगोल एम्पायर क्रिएट करा, जिसके अंदर अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करने वाले लोग रहते थे, अलग अलग फेथ वाले लोग रहते थे। मंगोल खान themselves belong to different faiths like शमन, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन। अब मंगोल्स जो थे ना, उनका कोई एक स्पेसिफिक रिलीजन नहीं था, वो खुद भी अलग अलग फेथ्स फॉलो करते थे, जैसे कि कोई शमन था, कोई बुद्धिस्ट था, कोई क्रिश्चियन था, एंड इवेंचुअली और बाद में चल के उन्होंने इस्लाम अडॉप्ट करा। बट दे डिड नॉट लेट देयर पर्सनल बिलीव्स डिक्टेट पब्लिक पॉलिसी। बेशक उन्होंने पॉलिटिकली कंट्रोल करा, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी इन बिलीव्स को दूसरे लोगों के ऊपर थोपा नहीं, फोर्स नहीं किया कि हम इस्लाम फॉलो कर रहे हैं तो तुम भी यही करोगे, हम बुद्धिस्ट हैं तो तुम भी बुद्धिस्ट ही बनोगे, तो ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया। The Mongol rulers recruited administrators and armed contingents from all ethnic groups and religions. मंगोल रूलर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को, आर्मी कॉन्टिजेंट्स को, हर एक एथनिक ग्रुप, हर एक रिलीजन से जो है रिक्रूट करा, अपॉइंट करा। इट वॉज मल्टी एथनिक, मल्टी लिंगुअल, मल्टी रिलीजियस regime that did not feel threatened by its pluralistic constitution, ठीक है। यानी कि उन्होंने बहुत अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स वाले लोगों को जो है अपने आर्मी के अंदर एज एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंट करा। Historians now are studying the ways in which Mongols provided ideological models for later regimes like Mughals in India. तो हिस्टोरियन स्टडी करते हैं कि कैसे मंगोल्स ने एक आइडियोलॉजिकल मॉडल दिया है बाद में जो रिजाइम्स आई मुगल्स जैसे कि इंडिया में उनको। मंगोल्स वर डाइवर्स बॉडी ऑफ पीपल, मंगोल्स बहुत डाइवर्स बॉडी थी, ठीक है। वो बेशक बुद्धिज़्म में बिलीव करते थे, क्रिश्चियनिटी में करते थे, इस्लाम में, यानी बहुत अलग अलग फेथ्स में बिलीव लगने वाले लोग थे वो। जंगीज़ खान एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, तो जंगीज़ खान को बेशक हॉस्टिलिटी के वजह से, किलर के वजह से, डिस्ट्रॉयर के वजह से जाना जाता है, बट वो कुछ लोगों के लिए एज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। The nature of documentation on Mongols and other nomadic regimes make it highly impossible to understand the inspiration that led to the confederation of divided groups of people in pursuit of an ambition to create an empire. तो हमें ये समझना बहुत मुश्किल लगता है, इम्पॉसिबल लगता है कि क्या सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा होगा कि मंगोल्स ने अलग अलग ग्रुप्स को यूनाइट कर लिया और एक इतना बड़ा एम्पायर क्रिएट करा। दो मंगोल एम्पायर चेंज देयर सोशल सेटिंग्स, जंगीज़ खान रिमेन्ड देयर पावरफुल सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बेशक मंगोल एम्पायर के अंदर उन्होंने अपनी सोशल सेटिंग्स को चेंज करा, टाइम के साथ साथ बदलाव आए, लेकिन फिर भी जंगीज़ खान ही उनके मेन इंस्पिरेशन रहे, ठीक है। At the end of 14th century, Timur, another monarch who aspired to conquer the world, was reluctant to declare himself monarch. अब देखो 14th century में एक और monarch थे तिमूर, वो चाहते थे कि वो भी मंगोल्स की तरह पूरे वर्ल्ड को कंक्वायर करें, लेकिन वो डरते थे अपने आप को एक मोनार्क घोषित करने में।
बिकॉज ही वॉज नॉट ऑफ जंगीज़ खान डिसेंट, क्योंकि वो जंगीज़ खान के डिसेंट से बिलोंग नहीं करते। ही डिक्लेयर्ड हिज इंडिपेंडेंट सोवरेनिटी एज सन इन लॉ ऑफ जंगीज़ खानिद फैमिली। तो उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर करा जब वो जंगीज़ खान के सन इन लॉ बने उसके बाद। तो देख सकते हैं जंगीज़ खान का कितना ज़्यादा दबदबा था उस टाइम पे कि कोई अपने आप को ऐसे मोनार्क भी डिक्लेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि वो जंगीज़ खान के डिसेंडेंट्स नहीं थे। अब प्रेजेंट मंगोलिया को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर डिकेड्स ऑफ सोवियत कंट्रोल, टुडे मंगोलिया कंट्री इज रिक्रिएटिंग इट्स आइडेंटिटी एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो सोवियत यूनियन ने कंट्रोल करा था, उसके बाद आज मंगोलिया एक कंट्री है जो कि अपनी आइडेंटिटी एज इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट कर रहा है। इट इज़ प्रोजेक्टिंग जंगीज़ खान एज अ ग्रेट नेशनल हीरो हु इज़ पब्लिकली रिस्पेक्टेड। तो आज भी वहाँ पर मंगोलिया में जंगीज़ खान को एज अ ग्रेट नेशनल हीरो की तरह देखा जाता है और उन्हें पब्लिकली सब रिस्पेक्ट करते हैं। उनके अचीवमेंट्स को बहुत प्राइड के साथ याद किया जाता है। इन द हिस्ट्री ऑफ मंगोलिया, जंगीज़ खान हैड अपीयर्ड एज एन आइकॉनिक फिगर फॉर मंगोल पीपल। तो मंगोलिया की हिस्ट्री में जंगीज़ खान एक बहुत आइकॉनिक फिगर की तरह सामने आए हैं मंगोल लोगों के लिए, यानी कि आज भी जंगीज़ खान को वो एक हीरो की तरह मानते हैं। हिज पर्सनैलिटी वॉज इंस्पायरिंग Mongol people by bringing glorious past memories and shaping the national identity that can carry the nation forward। तो उनकी जो पर्सनालिटी है जंगीज़ खान की, वो आज भी मंगोल लोगों को इंस्पायर करती है। जो पहले की मेमोरीज़ हैं उनको वापस से रिक्रिएट करती हैं और उनकी नेशनल आइडेंटिटी को शेप करती है, ठीक है, और उस नेशन को आगे बढ़ने में मदद करती है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया, 3 कंप्लीट कर लिया, 5 कंप्लीट कर लिया। बहुत अच्छे से हमने ये चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 और 7 इनकी वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी, होपफुली क्या पता आज ही मिल जाए, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। सो कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ऑल्सो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ पर आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे।